पोल खोल बैठे सारे, पोल खोल। ओके, अभी लाइव कहाँ है? अभी हम आए ही नहीं। ओके प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपने दोनों ऐप डाउनलोड कर रखे होंगे, वो हिंदी वाला ऐप घनश्याम सर वाला और आधार क्लासेस वाला। अगली अगली जो टेस्ट सीरीज होगी हमारी, वो होगी ऐप पे। प्रशांत सुन रहे हो? उस टेस्ट सीरीज में पहले क्या करेंगे, पहले आपकी रैंक छांटेंगे, और हम कोई प्राइज वाइज का भी सोच रहे हैं अगले वीक तक। जो वास्तव में टॉप करेगा उसको कुछ प्राइज का भी सोच रहे हैं। क्या प्राइज होगा ये हम पे डिपेंड करेगा, हम आपको बताएंगे। ओके, तो इस पे आया नहीं यार सुमित जी, इस पे नहीं आ रहा, आ जाएगा क्या? ओके, अभी आ गया। चलिए आगे आगे, थैंक यू। तो लाइव में भी ऐड आते हैं क्या? आते हैं? वाह। ओके बच्चों, यस यस, वेलकम। चलिए साहब, तो यहां पे है कंचन। कंचन गुड आफ्टरनून बेटा। पारुल आर्या नमस्ते। मंजू मीना गुड आफ्टरनून। कंचन, इतना वेट, अच्छी चीजों का वेट करना पड़ता है बेटा। आपको भी हम मौका देंगे, है ना? किसी प्रश्न पे आपका मन करे तो ऐसा बोल देना। ओके, तो चलिए बच्चों, हम अगला टॉपिक लेंगे। उससे पहले अभी तक हमने जो किया आपको याद है? वो सारी बातें, वंशानुक्रम, प्रकृति, पोषण। ध्यान दो, ध्यान दो सब लोग, सामने सुनीता। प्रकृति, पोषण सब याद है आपको? उसमें मैंने आपको बहुत सी बातें करी। हमने वैयक्तिक विभिन्नता वाली भी करी। प्रारंभिक विकास ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बाद वाले से, याद है आपको? इसके अलावा हमने सिफेलोकोडल की बात करी। सिफेलोकोडल जैसी एक और बात थी, वो कौन सी थी? यस, प्रोक्सिमोडिस्टल वाली बात करी। इसके अलावा हमने और भी कुछ बातें करी थी, याद है? भविष्यवाणी कर सकते हैं, पूर्वानुमान लगा सकते हैं, पर क्या सटीक अनुमान लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। क्यों? क्यों नहीं लगा सकते? यस, क्योंकि विकास का मेजरमेंट नहीं होता बल्कि असेसमेंट होता है। विकास का मापन संभव नहीं है बल्कि आकलन होता है। इसलिए एक मोटा अनुमान लगाया जा सकता है, सटीक नहीं लगाया जा सकता। इसी क्रम में एक बात रह गई थी, एक छोटी सी एक विशेषता है, आपने कभी सुना हो तो, प्रश्नों में मैंने उसको लिया है शायद। प्रजाति विशिष्ट प्रतिमान आपने सुना कभी? एक टर्म है, ध्यान दें, आज का पहला प्रश्न करेंगे उससे पहले। एक टर्म आती है, आप देख रहे हो ना सब लोग? एक शब्द आता है, कौन सा शब्द आता है देख लें, और वो है विकास प्रजाति विशिष्ट प्रतिमान। ध्यान दें, हम कोई भी चीज इस बार छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि हम अपने बच्चों को इस बार टॉप रैंक देने वाले हैं। यस, जो मेरे चैनल पे हैं उनको भी, ऐप पे हैं उनको भी, और सामने बैठे हैं वो तो हमारे दिल के बहुत करीब हैं, तो उनको तो दिलाना ही है। तो एक शब्द आता है, एक टर्म आता है, प्रजाति विशिष्ट प्रतिमान। बोलिए कौन सा प्रतिमान? प्रजाति विशिष्ट प्रतिमान, जिसको इंग्लिश में आप जानते हैं प्रजाति को क्या बोलेंगे? यस, स्पीसीज, स्पेसिफिक, और प्रतिमान को पैटर्न। यह बहुत बार आता है परीक्षाओं में कि विकास प्रजाति विशिष्ट प्रतिमानों का अनुसरण करता है। आप में से कोई मेरे को बताए कि इसके मायने क्या है? यस, प्रजाति विशिष्ट प्रतिमान का एक ही मतलब है, सुन रहे हो ना सब लोग? हर लोग का एक स्टेटमेंट है जो कहती है कि चाहे मनुष्य हो या पशु, सभी अपनी अपनी प्रजाति के प्रतिमानों के का अनुसरण करते हैं। इसका मतलब हमने एक बात देखी ना, सुन रहे हो ना, कि विकास यूनिवर्सल है। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब यह था कि कोई बच्चा चाहे इंडिया में पैदा हो चाहे दुबई में पैदा हो, सभी के विकास का पैटर्न क्या रहेगा? एक ही रहेगा। मनुष्य का बच्चा कहीं भी जन्म ले, सबसे पहले वो हेड कंट्रोल करेगा, क्या करेगा? उसके बाद आई कंट्रोल करेगा, सुन रहे हो ना? उसके बाद चेस्ट कंट्रोल करेगा, फिर करवट बदलेगा, फिर बैठेगा, फिर घुटनों पे आएगा, उसके बाद खड़ा होगा, चाहे दुनिया में कहीं भी पैदा हो। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि साहब दुनिया में क्या घोड़े का बच्चा भी पहले हेड कंट्रोल करेगा, फिर चेस्ट कंट्रोल करेगा, फिर करवट बदलेगा, फिर बैठेगा, फिर घुटनों पे आएगा? नहीं। क्या मछली के बच्चे ऐसा करेंगे? नहीं। इसका मतलब ये बात लागू होती है एक प्रजाति पे। किस पे लागू होती है? एक प्रजाति। घोड़े के सभी बच्चे एक तरह से डेवलप होंगे, सभी मछली के बच्चे एक जैसे डेवलप होंगे, सभी चिड़िया के बच्चे एक ही तरह से विकसित होंगे, सभी इंसानों के बच्चे एक ही तरह से डेवलप होंगे। इसके लिए एक साइकोलॉजी में बात आती है, और वो कौन सी है? प्रजाति विशिष्ट प्रतिमान, इंग्लिश में स्पीसीज स्पेसिफिक पैटर्न। ये बात हमेशा याद रहेगी आपको। बोलिए। ओके, चलिए अब शुरू करते हैं आज की टेस्ट सीरीज का पहला प्रश्न।
और ये सारे प्रश्न इसलिए इंपॉर्टेंट है, आपको पता है इंपॉर्टेंट कौन सा प्रश्न होता है? भावना, आप नई लड़की हो, कौन सा प्रश्न इंपॉर्टेंट होता है? जो एग्जाम में आया है। तो ये सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए मैं लेता हूं, और एक बार नहीं, दो दो बार नहीं, 10-10 बार, इसका मतलब सारे इंपॉर्टेंट है। और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊं कि आपको बहुत साधारण लग रहे हैं क्योंकि आप हमारे बच्चे हैं, लेकिन जो पहली बार इनको देखते हैं ना, उनको इतने साधारण भी नहीं लगते हैं। आप सबको चुटकियों में कर दोगे, और जितने मुश्किल प्रश्न थे आज तक परीक्षा में आए हुए, वो सब मैं आपके लिए लेके आया हूं। और आप खुद अपना स्कोर देखना कि आप लगभग सारे के सारे बच्चे मोर देन 90% करोगे, और ऐसा ही परीक्षा में होगा, चाहे कोई भी टॉपिक हो। और हर टॉपिक की मैं टेस्ट सीरीज आपके लिए लेके आऊंगा। अगली टेस्ट सीरीज अपने ऐप पे होगी, अभी तक हमने ऐप पे कोई टेस्ट सीरीज नहीं ली है। अगला नेक्स्ट जो टेस्ट है वो ऐप पे लेंगे, क्योंकि अब कुछ गंभीर विषय शुरू होने वाले हैं। चलिए, तो सवाल था, एक अध्यापिका ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है। याद आ गया सबको? लेकिन ऑप्शंस में जाना, आप ऑप्शंस को समझना, शब्दों से खेलना इंपॉर्टेंट होता है। वर्ग बनाने में उसको कठिनाई है साहब, है ना? तो वो क्या करती है, उसने अनुमान लगाया कि हीरे का चित्र, हमने बोला था डायमंड, याद है? डायमंड का चित्र भी नहीं बना सकते, कठिनाई करेगा। अब किस सिद्धांत पर यह बात आधारित है? ऑप्शन नंबर 1 देखिए, विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबद्ध है। सेकंड ऑप्शन है, विकास की प्रक्रिया एक उत्परिवर्तनीय प्रक्रिया है। उत्परिवर्तनीय, शब्दों से खेलना है। थर्ड वन है, विकास निरंतर होता है। और फोर्थ वन है, अलग अलग लोगों के लिए विकास की प्रक्रिया भी अलग अलग होती है। जल्दी से जवाब दें बच्चों, यहां बहुत से बच्चे आ गए। निशा, 10 क्लास अपलोड नहीं हुई, ओके हो जाएगी। पटेल, नेक्स्ट ऑफर कब? नेक्स्ट ऑफर आज ही दे दूं आपको, हो तो मेरे को कमेंट करना। नेक्स्ट ऑफर, चलिए मैं आज और कल 2 दिन के लिए ऑफर आपके लिए बढ़ाते हैं, ठीक है? अपने पिछले ऑफर पे बहुत बच्चों ने इसको लिया है, क्योंकि धीरे धीरे सबको पता लग रहा है कि वो झुंझुनू वाले बच्चे इतना आगे निकल गए, है ना? उसका इंट्रोडक्शन भी होता है, मैं रोज आपको बुलाता हूं, और आज तो काफी लोग आएंगे यहाँ पे। ऑफर दे देंगे बेटा, कल रात 12 बजे तक ऑफर एक्सटेंड कर दिया। आप मेरी आवाज सुन रहे हैं सुमित जी? कल 12 बजे तक का लगा दो। ओके, स्टडी विद तिवारी एक समान होता है सब में बेटा, फंसोगे आप, हमारे सामने नहीं बैठे हो इसलिए। विवेक चौधरी, मानव का मानव, पशु का पशु, वेरी गुड बेटा, आपने वो पहले वाली बात करी है। इसका आंसर दीजिए विवेक। ओहो, चलिए महेंद्र प्रसाद लाटा आगे बेटा। निशा, आपका जवाब दे दिया हमने। राकेश मीना, सब ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं, ये पहला ही कमेंट है ना इसलिए ले रहा हूं। ओके, मंजू आपका जवाब, अशोक कुमार आपका जवाब राइट है, पर स्टडी विद तिवारी आप गोलमोल हो गए। रोहित कुमार, नमस्ते बेटा। चलिए आप मेरे को जवाब दें, यहां पे बैठे लोग। पहला, ईमानदार, एक और बताऊं आपको, अभी से आप ये तय कर ले, किसी की कॉपी नहीं करनी है। बगल वाला कितना भी इंटेलिजेंट है, आपको कोई मतलब नहीं है, आपको अपना आंसर देना है, खुद का आंसर। ईमानदारी से बताएं, पहला आंसर कौन कौन दे रहा है? हाथ खड़ा करके बताएं मेरे को। शाबाश, ये सही जवाब। देखो, हम जानते हैं इसका जवाब था पदानुक्रमिक सिद्धांत, लेकिन यहां पदानुक्रमिक शब्द तो आया ही नहीं, ऑर्डरली आया ही नहीं, सीक्वेंशियल आया ही नहीं, तो कुछ और आ गया। यस, विकास व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति है, तो निश्चित रूप से ये इसका राइट आंसर है। बाकी ऑप्शंस भी हमको देखने पड़ेंगे। दूसरा, विकास की प्रक्रिया उत्परिवर्तनीय प्रक्रिया है, इसका मतलब ये क्या है? ये रिवर्सिबल है। विकास रिवर्सिबल तो होता ही नहीं है, ये बात ही गलत है। विकास निरंतर होता है। देखो कई बार क्या होता है, आपको क्या पूछा है उसका आंसर देना है परीक्षा में, इसका मतलब ये तो नहीं है कि बाकी तीनों ऑप्शन अपने आप में गलत हो। ऑप्शन तो गलत नहीं है, जैसे विकास निरंतर होता है, ये बात सही है कि गलत? ये बात तो सही है, लेकिन इसको क्या बोलते हैं? विकास निरंतर है, तो इसके लिए ऐसा होता है विकास लगातार चलता है या अनवरत प्रक्रिया है, कभी ना रुकता है। अगर ये पूछता तो ये बात सही होती, इसलिए इसका आंसर ये नहीं है। अलग अलग लोगों के लिए विकास की प्रक्रिया अलग अलग होती है। ये बात गलत है कि सही है? बात तो सही है, लेकिन ये इसका आंसर नहीं है। अगर इसकी जगह ऊपर होता वैयक्तिक विभिन्नता को कौन सा ऑप्शन फॉलो करता है, तो फिर हम इसके साथ जाते। बात समझ में आ रही है ना आपको? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जिन बच्चों ने ए आंसर बताया उन सबको बधाई, थैंक्स, थम्स अप फॉर यू। नेक्स्ट, ओके, अब है दूसरा सवाल, इस बार ध्यान से जवाब देना। विकास के संदर्भ में गलत बताना है, गलत। 3 सही है, एक बात गलत है। पहला विशिष्ट से सामान्य की ओर, दूसरा सार्वभौमिक प्रक्रिया, तीसरा दिशा सिर से पैर की ओर, चौथा वर्तुलाकार गति। यस, कौन बताएगा?
कंचन क्या बोल रही हो सर, ऑनलाइन में रोज क्लास नहीं होने वाली, वो अपलोड होगी या फिर सारी एक साथ? रोज वाली अपलोड करते हैं बेटा, डेली। ओके, आएगा कोई? तो जल्दी करो, मोनिका को उस पे थोड़ी आना है। अच्छा मोनिका, सिंपल है ये तो, है ना, मैं बताता हूं। चलिए देखो, गलत क्या है बोलिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा आंसर दें। कंचन ने आंसर दे दिया, स्टडी विद तिवारी आपका भी राइट है, मंजू आपका भी राइट है, विवेक चौधरी दूसरे में ए बता रहे हैं, आप लोग क्या बता रहे हो? पहला राइट आंसर है, शाबाश। क्यों है पहला? भावना तुम सुन लो। विकास विशिष्ट से सामान्य नहीं होता, बल्कि सामान्य से विशिष्ट होता है। कैसे होता है? पहले हमारे कंधों का विकास होता है, बाद में हमारी आगे वाली चीजों का होता है। लगभग केंद्र वाली चीजें पहले, बाहर वाली चीजें प्रोक्सिमल की बात इससे मैच करती है। दूसरी बात हमने आपको और भी बताई थी कि शुरू में क्या होता है, जब बच्चा शुरू में बोलता है तो वो हर चीज के लिए एक ही शब्द काम में लेता है। जब बेबलिंग स्टार्टिंग होती है ना, बेबलिंग कब होती है? 6 से 9 महीने में। सबसे पहले कुइंग होती है, जिसको उसकी माई समझती है, उसके बाद बेबलिंग होती है, तो वो दादा ही बोलता है। दा का मतलब हर चीज के लिए, माँ माँ बोलता है, नाना भी बोलते हैं, इंग्लिश वाले भी नाना बोलते हैं, पता है, इंग्लिश के बच्चे भी ऐसा ही बोलते हैं। किसी भी चीज के लिए वो हर चीज के लिए, इंग्लिश के बच्चे हर चीज के लिए शुरू में जूस के लिए वो भी आधा बोलते हैं, जू बोलते हैं। जू का मतलब वो जूस की बोतल मांग रहे हैं। बड़े लोग वहां जूस ज्यादा पीते हैं, लेकिन छोटे बच्चे मिल्क भी पीते हैं, तो जू बोलते हैं, वो उनको मिल्क भी देते हैं। इसका मतलब वो मिल्क को भी जू बोलते हैं, जूस को भी जू बोलते हैं, पानी को भी जू बोलते हैं। बाद में वो मिल्क के लिए मिल्क बोलते हैं, जूस के लिए जूस बोलते हैं, और पानी के लिए वाटर बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, मेरी बात समझ रहे हो आप? यानी बाद में स्पेशलाइजेशन होता है, बाद में स्पेसिफिक चीज के लिए स्पेसिफिक वर्ड होता है। अंजू ध्यान दो, लेकिन पहले क्या होता है? जनरलाइजेशन होता है। पहले क्या होता है? जनरलाइज। मैंने आपको बताया था, शुरू में हर चीज को मुंह में डालते हैं, इसका मतलब वो सामान्य बात है। सामान्य बात का मतलब जनरलाइजेशन है। बाद में केवल मुंह में डालने वाली चीजों को मुंह में डालते हैं, बाकी हर किसी को मुंह में नहीं डालते। शुरू में हर चीज से डरते हैं, बाद में केवल डरने वाली स्टिमुलाई, डरने वाले उद्दीपक से डरते हैं। इसका मतलब बाद में विशिष्ट होता है, पहले क्या होता है? सामान्य होता है। तो हमेशा याद रखना, विकास सामान्य से विशिष्ट होता है, नहीं कि विशिष्ट से सामान्य। तो ये क्या है? गलत है। ये क्या है? विकास सार्वभौमिक प्रक्रिया है। इसका मतलब इंग्लिश में बोलते हैं विकास यूनिवर्सल है, डेवलपमेंट यूनिवर्सल है। इसका मतलब विकास यहां भी होगा तो वहां भी होगा। दिशा सिर से पैर की ओर, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिफेलोकोडल। कौन सा कोडल? सिफेलोकोडल। और वर्तुलाकार गति को स्पाइरल। यानी ध्यान रखना, डेवलपमेंट लीनियर होता है कि स्पाइरल? तो क्या बोलेंगे? स्पाइरल होता है, लीनियर नहीं होता। हिंदी में वर्तुलाकार होता है, क्या नहीं होता? रेखीय नहीं होता। शाबाश। नेक्स्ट, तीसरा सवाल। हर बार ये होता है। थर्ड वन देखिए, तीसरा, इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है? 4 ऑप्शंस हैं। पहला है विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। दूसरा है अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है। तीसरा, विकास प्रबलन तथा दंड, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट की बात है, के द्वारा सुनिश्चित किया जा सकता है। और चौथी बात, विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है। कौन आएगा? जल्दी आओ। महेंद्र प्रसाद कह रहे हैं सर, आज दिन तक एग्जाम में आप द्वारा पढ़ाया प्रश्न कभी गलत नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं हुआ, आगे भी नहीं होगा। विवेक सिंह रेनू 555 स्टडी विद तिवारी। ओके, स्टडी विद तिवारी ने डी आंसर दिया। चलिए, कौन बताएगा यहां पे? अंकिता, गरिमा, भावना, आप? चलिए मैं बताता हूं। देखो कोई भी ऑप्शन, पहले चौथा ऑप्शन देखो, ये कंफ्यूज कर रहा है। हमको क्या बताना है? कौन सा विकास का एक सिद्धांत है कि नहीं है, बताना है कि नहीं है। इसका मतलब सही बात बतानी है कि गलत? सही। ये देखो, विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकते हैं। कहीं ना कहीं ये वही वाली बात है जो मैंने बोला था, सटीक। याद है? सटीक नहीं बता सकते हम, क्योंकि विकास का मेजरमेंट नहीं होता। अगर परीक्षा में डाउट हो, क्योंकि इसमें डाउट होगा निश्चित रूप से, मुझे भी होता कि यार ये बात सही लग रही है, तो हम दूसरे ऑप्शन को भी देखेंगे। ये देखो, विकास दंड और रिवार्ड के द्वारा सुनिश्चित किया जा सकता है, ये बात तो हमने पढ़ी नहीं है, ये तो गलत है। ये व्यवहारवादियों ने बोला है, स्किनर ने बोला है, थॉर्नडाइक ने बोला है, पर ये बात गलत है।
अनुभव विकास का एकमात्र होते ही ये गलत हो गया। आपको पता है कुछ कीवर्ड्स केवल एकमात्र ऐसे मिले परीक्षा में तो उनको गलत कर देना, क्योंकि अनुभव का संबंध किससे है? वंशानुक्रम से है कि वातावरण से? बोलो, शाबाश मेरे बच्चों, यूं समझो आप, यहां पे केवल वातावरण को इंपॉर्टेंस दे दी इसलिए गलत हो गया। ये है परिपक्वन और अनुभव। आपको बताया था हमने, याद है? परिपक्वन का मतलब बताओ, मैच्योरिटी किससे संबंधित? बोलिए, जेनेटिक्स या आनुवंशिकता से या एनवायरनमेंट या परिवेश से? शाबाश मेरे बच्चों, देख लो, सुन लो, आप ये जवाब दे रहे हैं हमारे बच्चे। परिपक्वता निश्चित रूप से हेरिडिटी है, जेनेटिक्स है, आनुवंशिकता है, और अनुभव क्या है? वातावरण है। बोलिए, है परिवेश, तो विकास दोनों के बीच गुणा है। कितनी शानदार बात बताई। हमने एक समीकरण में देखा था विकास बराबर आनुवंशिकता गुणा वातावरण देखा था, पर उसको यहां शब्दों में इस तरह से दे दिया, परिपक्वन और अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से होता है। अन्योन्य क्रिया का मतलब है गुणा। क्या है? गुणा। परिपक्वन का मतलब क्या है? आनुवंशिकता, हेरिडिटी, और अनुभव का मतलब वातावरण। तो आंख बंद करके आप परीक्षा में कर सकते हो। यह बात 100% सत्य है, इसलिए सही जवाब कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया भावना? ओके, नेक्स्ट। और इस बार बहुत बढ़िया सा प्रश्न है, ध्यान से करना है, सबको जवाब देना है। शारीरिक विकास की गति किस अवस्था में बहुत कम हो जाती है? आप कहते हो सर बोर्ड के सामने रख रहे हो, पर मेरे को ये लगता है कि आपको दिखता है, इसलिए मैं साइड में जा रहा हूं थोड़ा सा। चिंता नहीं करें, मेरी आवाज तो आप तक आ ही रही है। ओके, तो शारीरिक विकास, ध्यान रखना, शारीरिक विकास, टेनर मेरेडिथ भी हमने आपको बताया था, लेकिन ये उससे पहले की बात भी हो सकती है, कौन जाने। तो शारीरिक विकास की गति किस अवस्था में बहुत कम हो जाती है? जाने कितनी बार यह सवाल पूछा गया है। पहला ऑप्शन है भ्रूणावस्था, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज। दूसरा बाल्यावस्था, जिसको इंग्लिश में कहते हैं चाइल्डहुड। तीसरा शैशवावस्था, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इन्फेंसी, ये मैं कराऊंगा आपको, अभी बाकी है। चौथा किशोरावस्था, जिसको बोलते हैं एडोलेसेंस। तो चारों में आंसर दीजिए। हितेश डांगी, पारुल आर्या, वेलकम बेटा, स्वागत है। बजरंगलाल मेघवाल, आपका भी स्वागत है। सिंह निशा, ओके। चलिए, यहां से मैं चाहूंगा कोई बताएगा इसको, आप आ जाओ। नाम भी बोलो, मोनिका हो कि कमर? आई एम स्टिल कंफ्यूज्ड। मोनिका हमारी नई स्टूडेंट है, बहुत अच्छा पढ़ती है, हमारी क्लासेस लिए इन्होंने। मैं माइक दूंगा और बढ़िया सा बताना बच्चों को। ये लो, ये भी लो, एक हाथ में पकड़ लो दोनों को, हाँ ऐसे डालो, और ये भी लो, दोनों को एक मिल लो, उसको पास करो, आराम से आराम से, पूरा इंडिया देखेगा तुमको। इसको पास लो, इंट्रोडक्शन दो पहले अपना। मेरा नाम मोनिका सोमरा है और ये सर बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, इनसे पढ़ाओ। इसका आंसर होगा शारीरिक विकास की गति किस अवस्था में बहुत कम हो जाती है? बहुत कम पूछा है। भ्रूणावस्था में सबसे अधिक होती है और बाल्यावस्था में सबसे कम होती है। शेषावस्था में भी अधिक होती है और किशोरावस्था में भी अधिक होती है। बाल्यावस्था में। नहीं सर, भ्रूणावस्था की 3 स्टेज होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, जो कि 2 से 8 सप्ताह के बीच में होती है। 0 से 2 के मध्य तो 0 से 2 सप्ताह के मध्य तो होती है एक्टोडर्म। नहीं, प्रसव पूर्व की 3 होती हैं, उनमें से एक होती है बीजावस्था, जो कि 0 से 2 सप्ताह के मध्य होती है, और 2 से 8 सप्ताह के मध्य होती है, वो भ्रूणावस्था होती है। और 8 सप्ताह से जो 40 सप्ताह के मध्य होती है वो गर्भावस्था होती है। हाँ, हाँ, भ्रूणावस्था के, क्योंकि इसके मध्य हमारी बॉडी का निर्माण होता है, इससे 3 स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। कौन सी 3 परतों में होता है? एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म।
थैंक यू सोमरा, आपने बहुत अच्छा बताया, 2-3 बातें एक्स्ट्रा भी बता दी मेरे को। तो क्या बताया, ध्यान रखना बच्चों इसका सही जवाब। आप सुन रहे हो ना मेरी बात? इसके बाद अगला टॉपिक भी लेंगे, चिंता नहीं करें। देखो इधर, यहां पूछा है किस अवस्था में बहुत कम हो जाती है गति, ये पूछा ना। तो हम सब जानते हैं, आपको याद है हमने टेनर मेरेडिथ का आपको बताया था फिजिकल ग्रोथ साइकिल, याद है ना? उसमें उन्होंने जन्म के बाद की बात करी ना, जन्म के बाद की, और बोला 0 से 2 तक बोलिए कम की ज्यादा, बोलो तीव्र, और फिर 2 साल से लेके कहां तक, प्यूबरिटी तक, वय संधि तक, लगभग 12 वर्ष तक, ये क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना, कम। फिर परिपक्वता या 12 वर्ष से लेके कब तक, बोलो 16 वर्ष तक, शाबाश, वापस क्या हो जाएगी, तीव्र। और फिर 16 वर्ष से लेके परिपक्वता तक, मैच्योरिटी तक, वापस क्या हो जाएगी, कम, मंद होती है ना। अब यहां देखिए जो 2 से 12 है उसमें कम होगी, ठीक है, एक 16 के बाद कम होगी। तो ये जो 4 ऑप्शन है उसमें बाल्यावस्था 2 से 12 वाली अवस्था आती है, इसलिए सही जवाब क्या हो जाएगा, बाल्यावस्था। और वैसे भी हम आगे पढ़ेंगे तो आप जानोगे कि शिशुअवस्था में विकास की गति होती है तीव्र, बाल्यावस्था में हो जाती है मंद। आपको पता है ना, बाल्यावस्था में स्थिरता आ जाएगी, पढ़ाऊंगा मैं आपको बाल्यावस्था, और किशोरावस्था में वापस क्या हो जाएगी, तीव्र हो जाएगी, और फिर वयस्क वापस मंद हो जाएगा। या भ्रूणावस्था एक एक्स्ट्रा ऑप्शन दे दिया, लेकिन हम सब जानते हैं कि जन्म से पहले की कोई भी अवस्था हो उसमें विकास की गति कम होगी कि ज्यादा होगी, इवन बाद वाली भी सबसे ज्यादा होगी, इसलिए इसमें तो ज्यादा है ही, इसमें ज्यादा है ही, इसमें ज्यादा है ही, तो कम किस में हो गई, बाल्यावस्था। आपने बहुत अच्छा बोला मोनिका, थैंक यू। नेक्स्ट, यस, 5वां प्रश्न है, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है। इस बार बच्चों आपको बताना है गलत कौन सा है। पहला है विकास पूर्वानुमेय होता है, मतलब प्रिडिक्टेबल है, इसका अनुमान लगा सकते हैं क्या। दूसरा, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, जनरल टू स्पेसिफिक होता है। तीसरा, विकास रेखीय होता है, लीनियर होता है। और चौथा, विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। कौन बताएगा, कौन आएगा, क्या नाम है, ऋचा, आओ। एग्जैक्ट शब्दों से खेलना है बच्चों परीक्षा में। अगर आपने शब्दों से खेलना सीख लिया, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, तो फिर कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। ऋचा, आप भी नए स्टूडेंट हो हमारे, अभी आए हैं, क्वेश्चन को पढ़ो, चार ऑप्शन पढ़ो, फिर आंसर। हमारा क्वेश्चन है, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो गलत, पहला ध्यान ये करना है आपको, सही पूछा है कि गलत गलत पूछा है। हाँ जी, इसका मतलब 3 बातें तो क्या होंगी, 3 सही होंगी, एक गलत होगा। विकास पूर्वानुमेय, क्या विकास की भविष्यवाणी लगा सकते हैं, विकास की भविष्यवाणी लगा सकते हैं, लेकिन सटीक नहीं लगा सकते, उसका सिर्फ आकलन कर सकते हैं हम। इसका मतलब ये वाली बात गलत हुई कि सही हुई, ये सही हुई। तो हमारा आंसर क्या होगा, गलत होगा। हाँ, विकास, हाँ ये बिल्कुल सही है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। विकास रेखीय होता है, नहीं ये गलत है। विकास लाइनर नहीं होता, रेखीय नहीं होता बल्कि स्पाइरल होता है, वर्तुलाकार होता है। चौथी बात, विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया, ये सही है। विकास निरंतर चलता रहता है, तो आंसर क्या होगा, सी आंसर होगा, होगा, क्योंकि विकास रेखीय नहीं होता। नहीं होता। यहाँ क्या कुछ है, गलत आंसर कुछ। कुछ बोलना चाहेंगे। यस सर के पास से मैं पढ़ रही हूँ, मुझे बहुत समझ में आ रहा है, और इतना डिटेल में जाके समझाते हैं सर कि मतलब कभी भी क्वेश्चन देखते हैं तो याद हो जाता है, और हम लोग अपने दिमाग से भी कर सकते हैं सर से। थैंक यू सर। थैंक यू ऋचा। बच्चों, इट्स नॉट ओनली प्रमोशनल, कहीं आपको यह लगे कि सर अपना प्रमोशन कर रहे हैं, मैं आपको हकीकत दिखा रहा हूं। ये बच्चे जो मेरे आपके सामने आके सवालों के जवाब दे रहे हैं, ये अब तक मैंने जिनको बुलाया फर्स्ट टाइम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं। एक आध को छोड़ दूं, जैसे प्रशांत वगैरह हैं, तो हो सकता है उन्होंने पहले पढ़ी हो, बाकी जनरली पहली बार पढ़ रहे हैं, और पहली बार में इतना आसान भी नहीं है ना, फिर भी वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। और अभी तो शुरुआत है, आप आगे देखना, आगे ऐसी ऐसी चीजें आएंगी कि मजा आएगा। तो मैं चाहता हूं कि आप भी जुड़े रहें इन सब की तरह, आप भी हमसे फायदा लें। ओके, तो इसमें ध्यान रखना है, पूर्वानुमेय तो होता है, भविष्यवाणी कर सकते हैं ना। विकास की भविष्यवाणी क्यों कर सकते हैं, मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि विकास
सीक्वेंशियल होता है, एक ऑर्डर में होता है, इसलिए पहले वाले स्टेप हमको पता है तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि आगे यही काम होगा और वही होता है। विकास सामान्य से विशिष्ट होता ही है, कितनी बार बात कर चुके हैं, विशिष्ट से सामान्य नहीं होता बल्कि सामान्य से विशिष्ट होता है, ये बात भी सही है। यहां तो गलत वाला आंसर होगा, निरंतर होता ही है। यहां तीसरे ऑप्शन में रेखीय दिया इसलिए गलत हो गया, स्पाइरल देते तो गलत नहीं होता। आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, ये बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत बार आया है। सारे के सारे प्रश्न मैंने वही लिए हैं जो एग्जाम में रिपीट हुए हैं, सीटेट से लेके DSSB से लेके केवी से लेके फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, एच टेट, यूपी टेट, पता नहीं कहां कहां के टेट। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, बिल्कुल है। कौन सा सिद्धांत नहीं है, फिर नहीं पूछा है बच्चों। निरंतरता, अनुक्रमिकता, सामान्य से विशिष्ट और प्रतिवर्ती। मैं आपको एक क्लू दे दूं, यह सवाल जब परीक्षा में आया था तो इसको केवल वही बच्चे सही करके आए थे जिनको इंग्लिश वाले टर्म्स का पता था, और हमारा हर बच्चा इंग्लिश के टर्म से वाकिफ होता है, ये तो हम आपको बता ही चुके हैं। तो बताओ बच्चों इसका आंसर, कोई बताएगा? आके बताओगे? आ जाओ। ये तो हमारा टैलेंटेड बच्चा है जिसका नाम कई बार मेरी जुमा पे आप सुनते हो, प्रशांत। तो प्रशांत आ गया। यस, वेलकम गाइस। द क्वेश्चन इज, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? सो एज यू कैन सी क्लियरली, कंटिन्यूटी इज द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। सो ये है, सो ये मतलब आंसर नहीं होगा। सेकंड इज सिक्वेंशियल, ये भी नहीं होगा। थर्ड वन इज जनरल टू स्पेसिफिक, ये भी नहीं हो सकता। एंड डी इज द रिफ्लेक्स। सो ये रिफ्लेक्स इसका सिद्धांत नहीं होता है, सो इसका आंसर ये होगा। ओके, थैंक यू बेटा। आज प्रशांत को हम इतना ही मौका देंगे, समय कम है, बाकी बहुत से बच्चे हैं, मेरे को देना ही लूंगा मैं। ओके, तो बच्चों बहुत बढ़िया प्रश्न था जब आया था। आपको पता है ना, यूं ही लगता है आपको बहुत आसान सा, लेकिन जब परीक्षा में करते हैं ना तो पता लगता है, क्योंकि हमारा वो प्रसिद्ध कोटेशन आपको याद होगा, एक सवाल जिंदगी बनाता है तो एक सवाल जिंदगी बिगाड़ता है। देखिए कौन सा सिद्धांत, निरंतरता का मतलब है विकास कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जीवन भर चलता है, तो ये तो बहुत आसान है। अनुक्रमिकता का मतलब है विकास एक ऑर्डर में होता है, सीक्वेंस में होता है, ये हम बहुत बार कर चुके हैं, तो ये बात भी सही है। जनरल टू स्पेसिफिक भी सही है। अब प्रतिवर्ती जो शब्द है इंग्लिश में यहां पे लिखा नहीं है, तो प्रतिवर्ती शब्द इंग्लिश में इसके दो ही मीनिंग है, या तो रिफ्लेक्स जो उसने बोला, पर यहां रिफ्लेक्स नहीं होके रिवर्सिबल, आई थिंक ये था परीक्षा में। तो रिवर्सिबल जो था वो विकास नहीं होता, हम आपको बता चुके हैं, इसलिए इसका राइट आंसर है रिवर्सिबल, प्रतिवर्ती। जिन बच्चों ने केवल हिंदी में देखा था, अभी भी मुझे याद है कि वो इसलिए पिछड़ गए कि साहब उनको इस शब्द का मतलब भी नहीं पता था, और हम तो कैरेक्टरिस्टिक्स जब पढ़ रहे थे तो मैंने आपको इतना भी बताया था, याद करें कि रिवर्सिबल आए तो क्रॉस कर देना, इरिवर्सिबल आए तो टिक कर देना, बैकवर्ड आए तो क्रॉस कर देना, फॉरवर्डिंग आए तो यस कर देना, लीनियर आए तो क्रॉस कर देना, स्पाइरल आए तो यस कर देना। याद है ना सारी बातें? नेक्स्ट, अगला सवाल, और इस बार मैं चाहूंगा सब लोग जवाब दें। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? एकीकरण का सिद्धांत, या अनुक्रमिकता, या अंतः संबंध का सिद्धांत, या निरंतरता? देखो बच्चों बहुत आसान लग रहा है आपको ये शब्द जब पढ़ते हो, लेकिन जब परीक्षा में करते हैं ना तो हर एक का मतलब हमको पता होना चाहिए, तभी जाके काम होता है। तो चलिए बताइए इसका जवाब, सातवें प्रश्न का जवाब। रीटा सियाग काशनिया, आपका वेलकम है, स्वागत है। आप जैसे बच्चों को हम बहुत वेलकम करते हैं, हम भी चाहते हैं कि आप लोग सीरियस रहें, पढ़ें। चलिए, ज्योति वर्मा, आपका भी स्वागत है। मंजू मीना, हितेश, राजकुमार, नहीं बेटा राजकुमार 25% नहीं मिलेगा। सबसे पहले जिन बच्चों ने हम पे ट्रस्ट करके 20% लिया था, अभी हम 15% दे रहे हैं और कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 2 दिन के लिए मैंने और कह दिया है, कल रात 12 बजे तक, या कल रात आखिरी रात है, कत्ल की रात है, कत्ल की तो नहीं। अशोक कुमार नाम से कोई अपने बच्चे हैं, तो उन्होंने पता है क्या बोला है? उन्होंने सर आपके स्टूडेंट्स में दम है। तो अब तक जो आए हैं उन्होंने अपनी छाप छोड़ी है साहब, बाकी भी आने हैं। चलिए ये मैं बता दूं,
या कोई बताएगा? जल्दी बताओ। चलिए ये मैं बताता हूं, अगले के लिए तैयार हो जाओ। पता नहीं कौन सा है, और उसमें केबीसी की तरह उसमें पर्दे के पीछे है सवाल। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया बहुत आसान है, कभी भी समाप्त नहीं होता, इसका मतलब वो कैसा होता है? निरंतर होता है। तो निरंतर यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां है। इसका सही जवाब हो गया निरंतरता। ये कोहेरेंट की बात है, अंतः संबंध है, इसका मतलब विकास के सभी पक्ष एक दूसरे से क्या हैं? जुड़े हुए हैं। अनुक्रमिकता, वापस वही शब्द आ गया, बोले कौन सा? इंग्लिश में ऑर्डरली। शाबाश, ऑर्डरली बोल रहे हैं हमारे सब बच्चे, वेरी गुड। एकीकरण का सिद्धांत भी विकास में होता है ना, क्योंकि हमारे बॉडी के मूवमेंट और गतियां तभी संभव हैं जब हमारे अंगों का विकास होता है, फिर पूर्ण की ओर लौटता है, फिर पूर्ण से वापस अंगों की ओर लौटता है। इसको बोलते हैं एकीकरण का सिद्धांत। तो तीनों बातें सही है, तीनों बातें क्या, चारों बातें सही है, लेकिन जो पूछा है उसका जवाब कौन सा है? चौथा है, डी वाला राइट आंसर है। नेक्स्ट, आपको हम प्रिंट दे देंगे, लिखो मत, प्रिंट दे देंगे गरिमा, यहां से आपको वो दे देंगे, ये सारे प्रश्न दे देंगे। यस, बाल विकास आरंभ होता है, बाल विकास आरंभ होता है। इस बार जवाब देना ध्यान से। चार ऑप्शन है, उत्तर बाल्यावस्था, इंग्लिश में बोलते हैं लेटर चाइल्डहुड, प्रसव पूर्व अवस्था, इसको बोलते हैं प्री नेटल पीरियड, शैशवावस्था, इसको बोलते हैं इन्फेंसी, या फिर पूर्व बाल्यावस्था से, जिसको बोलते हैं अर्ली चाइल्डहुड, या प्री चाइल्डहुड भी पूर्व को बोल सकते हैं। कौन बताएगा? आप आ जाओ, नाम बोलो क्या है? अभिषेक। ओके अभिषेक, आ जाओ बेटा। अभी अभिषेक हमारे पास आएंगे। ये लो, इसको लो, पास में लेना। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है, बाल विकास आरंभ होता है, तो बाल विकास का पहला अपना ऑप्शन है उत्तर बाल्यावस्था, तो ये तो नहीं होगा। फिर दूसरा अपना ऑप्शन है प्रसव पूर्व अवस्था, जी बिल्कुल, अपन इसको बाद में देखते हैं। नंबर 3 देखो शैशवावस्था, शैशवावस्था भी इसमें नहीं होगा। नंबर 4 है पूर्व बाल्यावस्था से, तो इसके अंदर सबसे पहले जो ये अपने जो देखें ना प्रसव पूर्व अवस्था, इससे अपना जो बाल विकास है वो आरंभ होता है। प्रसव पूर्व अवस्था की जो स्टेजेस होती हैं वो 3 अवस्था होती हैं। सबसे इसकी 3 स्टेजेस में बंटा होता है। सबसे पहले होता है डिंबावस्था, जिसको जर्मिनल स्टेज बोलते हैं, ठीक है। और फिर 2 नंबर होती है अपनी जो होती है उसको एम्ब्रियोनिक स्टेज बोलते हैं, जिसको भ्रूणावस्था बोलते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ये जो होती है भ्रूणावस्था होती है। भ्रूणावस्था को नंबर 3 होती है गर्भावस्था, ठीक है, जिसको फिटस बोलते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है जो भ्रूणावस्था है, एम्ब्रियोनिक स्टेज सबसे इम्पोर्टेंट होती है, जिसको 3 पार्ट होते हैं। ये एम्ब्रियोनिक स्टेज 3 पार्ट में बंटी होती है। इसके अंदर सबसे बाहर वाली अवस्था होती है एक्टोडर्म, मध्य परत होती है मेसोडर्म, और अंदर वाली होती है एंडोडर्म, ठीक है। तो इसके अंदर अपनी बॉडी का निर्माण मतलब सबसे ज्यादा यहीं पे होता है। जैसे अपना जो रक्त परिसंचरण तंत्र है जो वो मेसोडर्म से बना होता है, अपनी बॉडी के जो बाहर वाले अंग होते हैं वो एक्टोडर्म से बने होते हैं, हाँ, बाल नाखून वगैरह। तो सबसे ज्यादा विकास इसी में होता है अपने शरीर का। बाकी इस क्वेश्चन का अपना आंसर है प्रसव पूर्व अवस्था। थैंक यू। थैंक यू बेटा, थैंक यू। क्या नाम बोला? अभिषेक। वाह यार अभिषेक, कमाल कर गए आप तो। रिफ्यूजी में आए थे पहली बार? रिफ्यूजी थी ना पहली? पहली कौन सी थी? अभिषेक की रिफ्यूजी नहीं थी क्या पहली? रिफ्यूजी नहीं, पहले रिफ्यूजी थी, कुछ और थी। किरणा के साथ रिफ्यूजी नहीं थी क्या? गदर 2 देख ली? गदर 2 नहीं देखी? बहुत से लोगों को पता नहीं था कि यूट्यूब पे आ गई क्या वो, है ना। मेरे स्टाफ के यूट्यूब पे आ नहीं सकती, मैंने कहा ये लो। हालांकि इससे लॉस हुआ है उनको, पर अब बच्चे देख रहे हैं यूट्यूब पे। ओके, ओ माई गॉड देखी होगी, है ना। चलिए बहुत बढ़िया अभिषेक। अभिषेक ने तो हमने जो नहीं बताया वो भी बता दिया। साइंस के बच्चे हो, तभी बता दिया आपने। चलो साहब, ज्ञान ज्यादा ही दे दिया आपने, कोई बात नहीं। तो बाल विकास आरंभ होता है बच्चों। खास बात क्या है इस सवाल में, बहुत से बच्चे ये गलती करते हैं। जैसे एक सवाल आया था, सुने, भाषा विकास। कौन सा सवाल? भाषा विकास। भाषा विकास एक अलग से टॉपिक है। मेरे पिछली बार वाले बच्चे मेरे को कह रहे थे, उत्कर्ष वाले, कि सर आपने लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं कराया। मैंने नहीं कराया था, इस बार मैं कराऊंगा आपको। उसमें मैं आपको तमाम बातें बताऊंगा, भाषा विकास की 6 की 6 स्टेज भी बताऊंगा। और वो
जो टॉपिक है वो आपके कम से कम 10 नंबर का आएगा सब्जेक्ट में भी, और रीड वगैरह दे रहे हैं तो हर जगह ही आएगा। उसमें हम आपको बताएंगे फोनिम, उसमें हम आपको बताएंगे मॉर्फीम, उसमें हम आपको चॉम्स्की का एलईडी से लेके स्किनर तक की बातें तमाम बताएंगे, लेनेबर्ग भी बताएंगे, उसमें हम आपको और भी बहुत सी बातें बताएंगे। पर एक सवाल जो इंपॉर्टेंट है, एक चीज आपको सबको पता है, भाषा विकास किससे संबंधित है? मैंने आपको बताया था, बोलिए। यस, भाषा विकास कॉग्निटिव एस्पेक्ट है। कौन सा एस्पेक्ट है? कॉग्निटिव है, संज्ञानात्मक पक्ष है। लेकिन अगर ऐसा सवाल आ जाए परीक्षा में, जो कि आ चुका है, सुनना ध्यान से, कि भाषा विकास कब से शुरू होता है, और आपके सामने दो ऑप्शन, भाषा विकास कब से शुरू होता है, दो ऑप्शन, जन्म के बाद या जन्म से पहले। बोलिए, बोलो। पहले की बाद? जवाब है बाद। यानी भाषा तो बाद में ही बोलेगा, गर्भावस्था में भाषा नहीं बोलेगा। लेकिन अगर केवल आ जाए विकास कब से शुरू होता है, तो जन्म के बाद की पहले? पहले। तो इसका जवाब आएगा प्रसव पूर्व अवस्था। यह बात मैंने आपको इसलिए बताई कि परीक्षा में आई है, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाएंगे। सर ने तो बोला था कि जन्म से पहले से शुरू हो जाता है। विकास तो शुरू हो जाता है, लेकिन भाषा विकास जन्म से पहले नहीं होता। हालांकि भाषा विकास के लिए मोस्ट क्रिटिकल जो पीरियड माना गया है वो आपका अर्ली चाइल्डहुड माना गया है। 2 वर्ष से लेके 6 वर्ष वाला समय मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भाषा विकास में कितने शब्द बच्चा कब बोलता है ये भी आता है। सबसे पहले कुइंग होता है। कुइंग होता है 2 महीने से शुरू। कब से शुरू होता है? 2 महीने से। और कुइंग में क्या होता है, बच्चा केवल ध्वनियां निकालता है, और बच्चे की ध्वनि उसकी माँ ही समझती है। कई बार हम कहते हैं ना, बच्चे की भाषा तो माँ ही जानती है, दूसरा कोई नहीं जानता। कि वो कुइंग पेन वाली है, कि फ्रस्ट्रेशन वाली है, कि हंगर वाली है, कि प्यार वाली है। कुइंग के बाद दूसरी चीज आती है, बहुत बार आपके प्रश्न आता है, बेबलिंग। और आपको पता है, ऐसा सवाल आपके हिंदी में भी आया है कि बच्चा सबसे पहले स्वर बोलेगा कि व्यंजन? कॉन्सोनेंट बोलता है कि वोवेल? यस, सही जवाब है, वोवेल बोलता है। और कुइंग में वोवेल ही होता है। फिर बेबलिंग में क्या होता है, एक कॉन्सोनेंट साथ में और जोड़ देता है। लेकिन खास बात, बेबलिंग में केवल एक लेटर होता है, एक लेटर, जिसका कोई अर्थ नहीं होता, निरर्थक होता है वो। लेकिन पहली बार बच्चा जब 11 महीने का होता है तो पहला शब्द बोलता है जिसका कोई अर्थ है, सार्थक शब्द बोलता है, एक 11 महीने की उम्र में। कई बार परीक्षा में आपने देखा होगा 10 से 13 माह आ गया, कई बार 10 से 12 माह आ गया, लेकिन याद रखना 11 महीने में पहला शब्द बोलेगा। उसके बाद जब बच्चा 1 साल का होगा तो कितने शब्द बोलेगा पता है आपको? एक चीज बताता हूं आपको, याद रखना। एक प्रोफेसर स्मिथ हुए जिन्होंने एक फिगर दिया है, और बहुत आसान है। पहला फिगर याद रखना, एक शब्द 11 माह। बोलिए, एक शब्द कब? 11 माह। उसके बाद फिगर बताता हूं, 3 शब्द याद रह जाएंगे। कितने शब्द? 3 के बाद फिर आपको बोलना है 10 से लेकर 50। 10 से लेकर 50 भी याद नहीं रहे तो 50 कर दो। तो पहला एक शब्द, उसके बाद 3 शब्द, उसके बाद 50 शब्द। कितने शब्द? उसके बाद 272 शब्द। कितने? तो एक शब्द, 3 शब्द, 50 शब्द, और फिर क्या गया? 272। 272 के बाद 900। 272 के बाद 900, और 900 के बाद 1500, 900 के बाद, और उसके बाद 2500। कितने? 2500, 2500। तो मैंने जो शब्द बोले, सबसे पहले एक, बोलिए, एक, उसके बाद 3, उसके बाद 50, उसके बाद 272, 272, उसके बाद 900, 900, उसके बाद 1500, और उसके बाद 2500। अब सुने, पहला शब्द बोलता है 11 माह का। कितने माह का? 3 शब्द बोलेगा 12 माह का। 3 शब्द कितना? या फिर 1 वर्ष। और 3 के बाद अगली फिगर थी 50, वो बोलेगा 1.5 साल का। कब बोलेगा? 18 माह का। उसके बाद फिगर थी 272, 272 कब बोलेगा? 2 साल का। कब बोलेगा? 2 साल का। उसके बाद 900 बोलेगा 3 साल का। उसके बाद 1500 शब्द बोलेगा 4 साल का, और 2500 शब्द बोलेगा 5 साल का। याद रहेगा? वैसे मैं कराऊंगा पूरा का पूरा, एक एक चीज ऐसे नहीं होगी जो आपको परीक्षा में नहीं आए, क्योंकि मैंने देखा है कि हर बार 4 से 5 ऐसे प्रश्न आते हैं जो किसी किसी बच्चे को ही आते हैं। हम इस बार चूंकि साथ में ऐप में भी क्लासेस जा रही हैं, और मैंने आपसे वादा किया था कि आपको एक एक चीज दिल लगा के हम पढ़ाएंगे, ऐसी कोई बात रहेगी नहीं जो आपको नहीं आए।
एक आध कोई प्रश्न ऐसा आ गया तो उसका तो खैर ऊपर वाला मालिक है, लेकिन उसमें भी आपका कॉमन सेंस इतना डेवलप हो जाएगा कि बाकी लोग आपसे मीलों पीछे रह जाएंगे, ये मेरा वादा है। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? ये कर लिया था हमने? नहीं किया। बहुत अच्छा प्रश्न है। नहीं किया ना? कौन सा सिद्धांत है ये पूछा है। आप बोलेंगे साहब सारे सवाल एक जैसे कैसे आ रहे हैं? तो क्यों आ रहे हैं आप जानते हो? क्योंकि आपको हमने अभी तक यही तो पढ़ाया है, इसके आगे तो बढ़े ही नहीं हम। कौन और सारे के सारे प्रश्न कौन से हैं जो भावना कह रही थी इंपॉर्टेंट? वो होते हैं जो परीक्षा में आते हैं, तो सारे के सारे परीक्षा में आए हुए। ओके, कौन सा विकास का सिद्धांत है? ऑप्शन नंबर 1, इधर देखो। सभी की विकास दर समान नहीं होती। 2, विकास हमेशा रेखीय होता है। 3, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। 4, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है। बोलिए जवाब कौन सा? यस, हमारे सब बच्चे कह रहे हैं सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। क्यों है? क्योंकि हमेशा रेखीय होता है, यह बात गलत है। वो तो रेखीय नहीं होता बल्कि स्पाइरल होता है। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं लगा दिया, इसका मतलब यह भी क्या हो गया? गलत हो गया। सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है, नहीं बल्कि होती हैं, इसलिए गलत हो गया। अब यह है सभी की विकास दर समान नहीं होती है। बोलिए बात सही है कि गलत? राइट है, सही है, लिहाजा यह अपना आंसर है। पर यह सही क्यों है, इसका मतलब क्या है? तुम ध्यान दो। इट्स नॉट फेयर, वो डिस्टर्ब हो रही है। सभी की दर समान नहीं होती, क्या यह बात सही है? क्या मतलब है? इंट्रा पर्सनल की बात हो रही है कि इंटरपर्सनल की? बोलिए, ये इंट्रा है कि इंटर? यस, इंटर है। एक व्यक्ति की विकास की दर वेरी करती है अलग अलग स्टेजेस में, वो इंट्रा होता है। यहां तो प्रशांत कुछ अलग तरीके से डेवलप हो रहा है, भावना अलग तरीके से डेवलप हो रही है, अभिषेक अलग तरीके से डेवलप हो रहा है, प्रियंका अलग डेवलप हो रही है। सबकी स्पीड एक जैसी की अलग अलग। अंकिता तुम क्यों मुस्कुरा रही हो? इसका मतलब यस, सब लोगों की स्पीड क्या होती है? डिफरेंट होती है। ये हम आपको बता चुके हैं, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट, इस बार हम आपसे पूछेंगे 10वां प्रश्न। आपको जवाब देना है बच्चों, यूट्यूब वालों भी और हमारे सामने जो बैठे हैं वो भी। मानव विकास के क्षेत्रों में से विभाजित किया जाता है। मानव विकास को क्षेत्रों से विभाजित, मैंने बोला था ऐसा प्रश्न आया परीक्षा में, कई बार रिपीट हुआ है। 4 ऑप्शंस हैं। पहला शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। दूसरा संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और शारीरिक। तीसरा मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। चौथा शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। जल्दी से जवाब दो और फिर मैं किसी को बुलाऊंगा। आप आओगी? आ जाओ, यहां देखते हैं क्या होता है। ज्योति नमस्ते। राजकुमार, आपकी बात हमने पहुंचा दी आगे, 15% ही रहेगा। अशोक कुमार, महेंद्र लाटा, आप भी कमेंट्स पढ़ो, कमेंट्स पढ़ के बोलो एक आध। लो, ये लो। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम गरिमा चौधरी है। मैंने सर से मतलब साइकोलॉजी क्लास ले रही हूँ। सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। सर ने हमें क्लास में ये विकास का डेवलपमेंट अच्छे से पढ़ाया है। मैं ये एक्सप्लेन करना चाहूँगी आपके सामने। मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। इसने सर ने हमें बताया मानव विकास का मतलब PCSE मॉडल। ये इसे शॉर्ट टर्म में याद कर लो, इसमें हमेशा हमारे याद रहेगा। इसका मतलब होता है, इसके 4 टर्म होते हैं। P का मतलब होता है फिजिकली, शारीरिक विकास। C का मतलब होता है कोग्निटिव विकास, संज्ञानात्मक विकास। E का मतलब होता है संवेगात्मक विकास, इमोशनल विकास। और S का मतलब होता है सोशल, सामाजिक विकास। इसमें मतलब ये विकास होते हैं। इसमें शारीरिक विकास का सबसे पहले होता है, इसका क्रम होता है। बाद के विकासों का कोई भी क्रम नहीं होता है, ये कभी हो सकते हैं। मतलब इसमें शारीरिक विकास है। इसमें शारीरिक विकास 2 प्रकार से होता है। मतलब इसमें गामक विकास होता है। शारीरिक विकास में गामक विकास में ग्रोथ, स्थूल विकास होता है। एक फाइन, सूक्ष्म विकास होता है। ग्रोथ विकास में मतलब स्थूल विकास में जैसे तैरना, दौड़ना ये होते हैं। और सूक्ष्म विकास में जैसे हम अपने मतलब अंगुलियों को काम में लेते हैं, जैसे लिखना, टाइपिंग करना, ये मतलब शर्ट के बटन बंद करना, जूतों के सोल बांधना, ये आते हैं इसमें। और शूटिंग करना, ये आते हैं इसमें सूक्ष्म विकास में।
क्या सर? हाँ, आईब्रो ये भी बताया था। और संज्ञानात्मक विकास में सर ने बताया इसमें मतलब लैंग्वेज भाषाई विकास होता है, और इसमें स्वेगात्मक और सामाजिक विकास में नैतिक विकास शामिल है, ये हमने सर ने बताया। दूसरा ऑप्शन क्यों गलत है? क्या एक्स्ट्रा है? इसमें स्वेगात्मक विकास ये सही है, और संज्ञानात्मक भी है, इसमें आध्यात्मिक गलत है। इसमें ये आध्यात्मिक विकास नहीं है। फिर इसमें मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, स्वेगात्मक और शारीरिक, इसमें ये मनोवैज्ञानिक नहीं होगा। इसमें शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, इसमें भी फिर ये आध्यात्मिक नहीं होगा। थैंक यू गरिमा। गरिमा ही है ना? ओके, मैं इनको निर्मा बोलता था पर ये गरिमा है। बहुत अच्छा बताया गरिमा ने। देखो कितनी महत्वपूर्ण बात है, आप बोर्ड पे ध्यान दें। हमने आपको बताया था 4 क्षेत्र हैं, PCSE, याद है ना आपको? P से बना फिजिकल, C से बना कोग्निटिव, S से बना सोशल, E से बना इमोशनल। अब ये P है फिजिकल शारीरिक, C है कोग्निटिव संज्ञानात्मक, S है सोशल सामाजिक, और E है इमोशनल। दूसरे में आध्यात्मिक अलग आ गया इसलिए आंसर नहीं होगा, इसमें मनोवैज्ञानिक आ गया इसलिए आंसर नहीं होगा, इसमें आध्यात्मिक आ गया इसलिए आंसर नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये जरूर होगा। तो बच्चों इस तरह से आप करोगे तो आप न केवल राइट ऑप्शन को वैसे कर लोगे बल्कि एलिमिनेशन के हिसाब से भी सही कर दोगे। ये गलत है, ये गलत है, बच गया वो सही है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आओगी? आना तो पड़ेगा। चलिए अगला, नेक्स्ट। कोई भी जिसको अच्छा लगे कि मेरे आने का मन है वो आ सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, ध्यान देना, कौन सा सही है? पहला है विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भों से अप्रभावित रहता है। परीक्षा में ध्यान से पढ़ने से भी कमाल होते हैं। सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट काम का नहीं है, यह बात बोलता है ऑप्शन 1। ऑप्शन 2, शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं, हर विद्यार्थी की स्टाइल एक फिक्स है। तीसरा है खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। खेलना अच्छी बात है, खेलने से बुद्धि का भी विकास होता है और सोशल कॉम्पिटेंस भी बढ़ता है, सामाजिकता भी बढ़ती है। और चौथा ऑप्शन, शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास मतलब बुद्धि के विकास में बाधक है, बाधक है ना। अच्छा, सीटेट में भी आया था, अपने यहां भी आया था। बताओ इसका आंसर। चलो इधर आओ। शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना बुद्धि का विकास करने में सहायता करता है कि बाधा पहुंचाता है? इसका मतलब यह बात सही कि गलत? गलत। हमको बतानी है सही। विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भों से प्रभावित होते हैं कि अप्रभावित? प्रभावित। और यहां क्या बोला? अप्रभावित। इसलिए ये कौन से मनोवैज्ञानिक की बात का उल्लंघन करते हैं? वाइगोत्स्की का। शाबाश, मेरे बच्चे बता रहे हैं वाइगोत्स्की। तो वाइगोत्स्की की बात नहीं मानते, इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत है। अब बच्चे 2 निश्चित तरीके से सीखते हैं और खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। तो देखो खेलने से सामाजिकता का विकास तो होना ही है क्योंकि हम ग्रुप में खेलते हैं, और खेलने से बाकी सारे विकास भी होते हैं, तो संज्ञानात्मक विकास भी होता है। ये बात सही है। ये बात क्या है? सही। अब ये जो है ना एक निश्चित तरीके से सीखते हैं, ये बहुत बड़ा एक पेडागोजी के प्रिंसिपल का खंडन है, क्योंकि हर बच्चा अपने अपने स्टाइल से सीखता है, इसलिए हम एक निश्चित तरीका लागू नहीं कर सकते। ठीक है ना, हर बच्चे का अपना लर्निंग स्टाइल होता है। इन्होंने तो कह दिया सबका एक ही, जैसे हमने बोला ना सबका एक पैटर्न होता है, तो पैटर्न वो सबका एक होता है, लेकिन सीखने का पैटर्न सबका एक जैसा नहीं होता। कोई तो वीडियो गेम खेलते हुए सीखता है, कोई बोलते हुए पढ़ लेता है तो सीख लेता है, कोई कुछ खाते पीते हुए सीख लेता है, कोई माँ की गोद में उनकी चुटिया पकड़ के करता है तो सीख लेता है। तो सबका लर्निंग स्टाइल डिफरेंट है। नेक्स्ट 12वां, मानव विकास के संबंध में बस 2 प्रश्न बचे हैं, फिर अगला टॉपिक लेंगे हम। बेहतरीन। मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? इस बार गलत बताना है। पहला है परिपक्वता तक चलता है, दूसरा सतत प्रक्रिया है, तीसरा परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है, चौथा जन्म पूर्व अवस्था में भी होता है। तो क्या विकास जन्म पूर्व अवस्था में भी होता है? मेरे ख्याल से ये तो आप नींद में भी सही कर दोगे, होता है ना। तो ये बात तो सही है, हमको छांटना है गलत।
परिवर्तनों की प्रगतिशील क्रम है, प्रोग्रेसिव चेंजेस है। प्रगतिशील का मतलब क्या है? हर लोग का स्टेटमेंट याद है ना आपको, बेहतरी के लिए होता है, इसका मतलब ये भी है। लगातार चलता है, लेकिन परिपक्वता तक थोड़ी चलता है, वो तो जीवन भर चलता है। कब तक चलता है? जीवन भर चलता है। हां, अगर विकास के स्थान पे यहां पे अभिवृद्धि होता या वृद्धि होता या शारीरिक विकास होता तो ये बात लागू होती। इसका मतलब विकास के बारे में ये वाला ऑप्शन गलत है, और जो गलत है वो हमारा आंसर है। नेक्स्ट, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं, यह कथन किसका है? हॉल, स्किनर, क्रो एंड क्रो, स्ट्रेंग। बहुत से स्टेटमेंट्स आएंगे जो हम आपको बताएंगे, जब बताएंगे तब आपको इसका आंसर भी मिल जाएगा। कमेंट करके मेरे को बच्चों जवाब देना, ये किसने बोला। इसको मैं छोड़ रहा हूं। नेक्स्ट, ओके। ये जब अपने यहां रीट में आया था तो पता है मुझे बहुत ताज्जुब हुआ था, जाने कितने ऐसे लोग, ये पूरे राजस्थान में जो पढ़ाते हैं मैं सबको जानता ही हूं, बहुत से, मैं क्या बोलूं आपको, हमारे नोट से ही पढ़ाते हैं, ठीक है। तो तब हम जब रीट पहली बार हुई थी तो हम जयपुर नहीं गए थे, तो हमने देखा कि इतने मासूम बच्चे लाखों की संख्या में जिनसे पढ़े हैं, वो उनको पढ़ाने वाली जो मैम है या सर हैं, जो भी हैं, नाम नहीं ले रहा किसी का मैं, वो उनको आपत्ति लगा लगा के दे रहे थे, और वो आपत्तियां लेके घूम रहे थे, कोर्ट में भी घूम रहे थे, क्योंकि उनको क्लियर ही नहीं था कि क्या पूछा है। इसमें बोनस दिलवाएंगे। काय का बोनस? हमारा तो हर बच्चा इसको करता है। बोले करता है? कौन आएगा बताइए? आओ जल्दी आओ। यस, आप आ जाओ, कोई भी जल्दी आओ, लॉजिकली बताओ कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तुम आ जाओ अंकिता, जल्दी आओ, जल्दी, कोई भी, एनीबडी, टी शर्ट, आ जाओ। ओके, आ जाओ अंकिता, आओ जल्दी आओ, तो टाइम नहीं है। यस यस यस, जल्दी आ जाओ। तुमको राइट आंसर भी बताना है, लॉजिक भी बताना है। ये पास क्या पूछा है? शारीरिक वृद्धि की दर अधिकतम। हमारा क्वेश्चन है, बच्चों की शारीरिक वृद्धि की दर अधिकतम होती है। ऑप्शन ए पूर्व बाल्यावस्था में उत्तर बाल्यावस्था की बजाय, ऑप्शन बी उत्तर बाल्यावस्था में किशोरावस्था की बजाय, ऑप्शन सी किशोरावस्था में पूर्व बाल्यावस्था की बजाय, और ऑप्शन डी प्रौढ़ावस्था में किशोरावस्था की बजाय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्व बाल्यावस्था में उत्तर बाल्यावस्था की बजाय। यस सर। पहले 2 साल में कम तीव्र, फिर 2 वर्ष से 12 वर्ष यानी वैसे, फिर कम, उसके बाद फिर तीव्र, किशोर अवस्था तक फिर तीव्र, और फिर उसके बाद फिर कम। प्रौढ़ावस्था में किशोरावस्था की बजाय नहीं, किशोरावस्था में तो ज्यादा होती है, प्रौढ़ावस्था में कम होती है। गलत। किशोरावस्था में पूर्व बाल्यावस्था की बजाय, तो किशोरावस्था में तो कम होती है ना सर, तीव्र होती है, पूर्व बाल्यावस्था में कम होती है। सर कंफ्यूज हो रही हूँ मैं। किशोरावस्था में पूर्व बाल्यावस्था ज्यादा, एक में कम। ये दो। ओके अंकिता, एक्चुअली अंकिता हर उस बच्चे का रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पे तो साइकोलॉजी पढ़ता है। तो अंकिता जब यहां आके इनको कंफ्यूजन हुआ ना, तो निश्चित रूप से आप सबको कंफ्यूजन हुआ है, था ना, निश्चित रूप से। पर ये कंफ्यूजन हम दूर करते हैं, 2 मिनट सुनना। ओके, थैंक यू, नाइस।
मोनिका तुम समझी खेल कितना बड़ा था? और ये खेल ऐसा था, परीक्षा में जब हुआ उसके बाद बहुत दिन, जाने कितने कितने आपत्ति के रूप में पैसे लिए थे आरपीएससी ने। आपको पता है ना, पैसे लगते हैं, करोड़ों रुपए इकट्ठे करते हैं। तो देखो बोर्ड पे देखो, सवाल पूछा है, सवाल क्या पूछा? बच्चों की शारीरिक वृद्धि की दर अधिकतम होती है, मतलब ज्यादा होती है। अब इनको समझना है आपको। चौथा ऑप्शन मैं शुरू करूं। चौथा ऑप्शन ये कहता है कि प्रौढ़ावस्था में किशोरावस्था के बजाय। इसका मतलब ध्यान से सुने, चौथा ऑप्शन ये कहता है कि शारीरिक विकास प्रौढ़ावस्था में, मतलब जब बड़े हो जाएं तब ज्यादा होता है किशोरावस्था की तुलना में। तो क्या ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता। किशोरावस्था में ज्यादा होती है प्रौढ़ावस्था के बजाय, ऐसा तो लिखा नहीं है, इसलिए ऑप्शन गलत हो गया। अब ये देखो आप, बहुत शानदार है, किशोरावस्था में पूर्व बाल्यावस्था के बजाय। तो बच्चों, पूर्व बाल्यावस्था में भी विकास तीव्र होता है और किशोरावस्था में भी तीव्र होता है, इसलिए किसी में ज्यादा नहीं कह सकते हम, यानी इन दोनों में बराबर होता है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अगर एक में ज्यादा दूसरे में कम तो सही मानते हैं हम, पर या तो दोनों में बराबर है, इक्वल है। इसी तरह से पूर्व बाल्यावस्था में, अरे यार, हाँ, उत्तर बाल्यावस्था में किशोरावस्था के बजाय, तो यहां किशोरावस्था में तो होता है ज्यादा। अब किशोरावस्था का भी खेल है, पूरी किशोरावस्था में ज्यादा नहीं होता, बल्कि केवल अर्ली एडोलसेंस और उत्तर पूर्व आपकी आरंभिक किशोरावस्था में ज्यादा होता है ना, 16 साल तक। किशोरावस्था 16 के बाद भी रहती है, बोली रहती कि नहीं रहती? लेकिन यहां यह बात भी अधूरी है, यहां आरंभिक किशोरावस्था नहीं दिया, फिर भी हम मान लेते हैं कि साहब ये आरंभिक किशोरावस्था की बात है, तो किशोरावस्था में ज्यादा हो गया ना। लेकिन यहां किशोरावस्था से उत्तर बाल्यावस्था में ज्यादा बता दिया, जबकि बाल्यावस्था में तो ज्यादा नहीं होता। उत्तर बाल्यावस्था का खेल मैं अभी आपको जो टॉपिक कराऊंगा, लाइव कराऊंगा यूट्यूब पे, एकदम आपको समझ में आएगा। इस बात से जाने कितने ऐसे प्रश्न हैं जो आपके एकदम क्लियर होंगे, अभी इसके बाद बताने वाला हूं मैं। इसलिए उत्तर बाल्यावस्था में तो कम होता है, यहां पूर्व बाल्यावस्था में ज्यादा होता है, उत्तर बाल्यावस्था में कम होता है। यह बात बिल्कुल सही है, क्योंकि पूर्व बाल्यावस्था का ही दूसरा नाम शिशुअवस्था है, और उत्तर बाल्यावस्था 7 से 12 या 6 से 12 वाली को बोलते हैं, जिसमें कम होती है, इसमें ज्यादा होती है। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ए। हमने अपने बच्चों को ए बताया था, सबने ए किया था, और जब रिट लगी थी, ऑब्जेक्शन हुए थे, उसके बाद फाइनल आंसर यही माना गया। और यकीन मानिए, आपके सामने खड़ा होकर कहता हूं, हजारों बच्चों का जो बाज लगा हुआ है वो सिर्फ इस बात के लिए लगा है कि उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को समझा था। हालांकि अंकिता की तरह वो भी कंफ्यूज हुए होंगे, पर अंकिता तो अभी नई है, अभी आपने पूरा सा पढ़ा ही नहीं है ना, क्योंकि अभी हमने आपको शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था तो पढ़ाया ही नहीं है ना, पर फिर भी आप बहुत हद तक पहुंची, वहां के उसके करीब पहुंची, अच्छी बात है। ओके, नेक्स्ट 15 वाला, ये बहुत प्यारा सा प्रश्न है, बस आखिरी 2 प्रश्न है, उसके बाद एक बढ़िया सी चीज करेंगे हम। अधिगम एवं परिपक्वता के संबंध में, इस बार जवाब देना बच्चों, आप ऑफलाइन वाले और ऑनलाइन वाले दोनों। अधिगम एवं परिपक्वता के संबंध में कौन सा कथन सही है? एक बात सही है, 3 गलत है। ध्यान से हर कोई अपना जवाब देगा, बगल वाले की तरफ नहीं देखेगा। पहला ऑप्शन है, यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता तो मनुष्य केवल निम्न तक ही सीमित रह जाता। दूसरा, वंशक्रम संभाव्य क्षमता की सीमा के कारण बालक एक निश्चित सीमा से आगे तक विकसित हो सकता है। थर्ड ऑप्शन, बालक विकास की दृष्टि से जब सीखने के लिए तैयार नहीं है तब भी अधिक प्रयास करें, मोर एफर्ट्स करें, ज्यादा प्रयास करें तो वो सीख सकते हैं। और चौथी बात, बालक की अंतर्निहित शक्तियों को बिना समय विचारे विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ये बहुत प्यारा सा सवाल है। ये वो 1 या 2 प्रश्न हैं जो टॉपर्स को अलग छांटते हैं। सोच लें, जवाब दें, इशारे में बता दें आप तो 1 2 3 4। तुम तो एकदम नहीं हो। मैं मेरे इन बच्चों का देखना चाहता हूं कितना नॉलेज है। बोलिए बच्चों, बताइए। आशा बालन, केचारन, मंजू, नीरज, रीटा सियाग, विकास जाखड़, बोलिए। कंचन, निशा, पारुल, जवाब दें। विकास जाखड़ ने जवाब दिया है, सी फॉर कैट। पंकज शर्मा जवाब दे रहे हैं चौथा। चलिए हम बताते हैं आपको, सुन लें। पिंकी, आपका जवाब भी
मुझे नहीं लगता सही है। क्या बोर्ड पे देखो, सुन रहे हो, सुन रहे हो ना पंक आप? अच्छा, अभिषेक नाम आया ही नहीं इसमें। सुन रहे हो? एक तो वंशानुक्रम और दूसरा वातावरण। वंशानुक्रम एक बाउंड्री तय कर देता है, हमारे जेनेटिक्स और हमारे जीन एक सीमा तय करते हैं, वहां तक हम जा सकते हैं। तो ये हम मां के पेट से लेके आते हैं, लेकिन उस बाउंड्री को हम उसके बाद जन्म लेने के बाद इस दुनिया में हमें जो 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 नर्चर मिलता है, जो पोषण मिलता है, वो पोषण उस बाउंड्री तक कितनी जल्दी हमको पहुंचा देता है, और उस बाउंड्री तक बहुत से लोग पहुंच भी नहीं पाते हैं। उसका कारण होता है केवल वातावरण। बियॉन्ड द लिमिट ले जाएगा वातावरण, लेकिन फिर भी एक लिमिट है जो वंशक्रम निर्धारित करता है। इस बात को समझना, 4 ऑप्शंस में अलग अलग बातें कही गई हैं। पहली बात, यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता, आप मुझे बताएं यहां परिपक्वता का मतलब बोलिए, हेरिडिटी की, एनवायरनमेंट की, दोनों? ओनली हेरिडिटी, केवल आनुवंशिकता। तो ये ऑप्शन कह रहा है कि अगर विकास में वातावरण का कोई योगदान नहीं होता तो मनुष्य एक बाउंड्री तक ही सीमित रह जाता। पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन सुनिए, वंशक्रम की संभाव्य क्षमता, यानी ये वो बाउंड्री है जिसकी हम बात कर रहे हैं, वंशक्रम की संभाव्य क्षमता की सीमा बिल्कुल है, उसके कारण बालक एक निश्चित सीमा से आगे तक विकसित नहीं हो सकते, नहीं लिखा, बल्कि हो सकते हैं। यह बात गलत है। अगर ये नहीं लिखते यहां पे तो बात सही होती। थर्ड ऑप्शन देखो, बालक विकास की दृष्टि से जब सीखने के लिए तैयार नहीं होते तब भी ज्यादा जोर लगाएं तो वो सीख जाएंगे, ऐसा कभी नहीं करना है। मनोविज्ञान इसके खिलाफ है। बायोलॉजिकल रेडीनेस, जीन पियाजे पढ़ाएंगे हम आपको। 3 साल के बच्चे को आप फिजिक्स के फॉर्मूला बताओगे, दिन रात बताओगे, तो क्या वो सीख लेगा? नहीं। सेम ऐसी बात यहां पे है, यानी अंतर्निहित शक्तियां उसके जेनेटिक्स में क्या है उस पे कोई विचार नहीं करेंगे, या सेम तीसरे चौथे में सेम बात है, उसका समय नहीं देखेंगे हम, तुरंत उनको प्रोत्साहित करेंगे, तो यह बात भी अपने आप में गलत है। क्योंकि उचित समय जब आएगा तब फिजिक्स पढ़ाएंगे, अभी नहीं पढ़ा सकते। इसका मतलब ये दोनों बातें और ये तीनों बातें गलत है। पहली वाली बात 100% सही है, 100% सत्य है। पहला राइट आंसर है क्योंकि पहले में सही तरीके से डिफाइन किया है। पहला ऑप्शन इसलिए सही है कि इसमें कहा गया है कि अगर परिवेश नहीं होता तो मनुष्य एक बॉर्डर तक ही जाता। यह बात बिल्कुल सही है। बात समझ में आई बच्चों? तो यहां राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। अच्छा सवाल था, इसको वापस नोट करना, नोट डाउन करना। परीक्षा में आया हुआ है, फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ है। ओके, आखिरी सवाल, और यह भी बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। अपने यहां सबसे पहले उसमें आया था आरटेट में, उलझ गई थी पब्लिक, आप नहीं उलझोगे। मानवीय विकास से आनुवंशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? बहुत प्यारा। पहला ऑप्शन, परिवेश की भूमिका लगभग स्थिर रहती है जबकि आनुवंशिकता का प्रभाव परिवर्तनीय हो सकता है। समझो इसको, क्या पहला ऑप्शन सही है? बोलो। गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें उल्टा बोल दिया। इन्होंने कहा परिवेश मतलब वातावरण, वातावरण की भूमिका कभी भी स्टैटिक नहीं होती, स्थिर नहीं होती। स्टैटिक तो जेनेटिक्स है, यानी आनुवंशिकता स्थिर है और वातावरण बदलता रहता है। इसमें कह दिया वातावरण तो सब स्थिर होता है और आनुवंशिकता परिवर्तित हो सकती है। ऐसा एकदम गलत। दूसरा, मैंने आपको एक बात बताई थी, याद करें। यस, नेचर नर्चर, प्रकृति में कितने लोग फंस गए थे राजस्थान में, यहां वही वाली बात है। आपको याद है? देखो इसको पढ़ो। व्यवहारवाद के सिद्धांत प्राय मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है। आप याद करें, हमने आपको बताया है व्यवहारवाद के बारे में बाकायदा कि व्यवहारवाद 2 बातों के लिए मशहूर है। व्यवहारवाद ने हमको 2 चीजें दी है, बोलिए कौन कौन सी? एक तो व्यवहारवाद वातावरण की बात करता है, वंशानुक्रम की बात नहीं करता। और दूसरा व्यवहारवाद यस अंतर्दर्शन के खिलाफ आया था, इसलिए वस्तुनिष्ठ विधियों को देने वाला भी कौन है? व्यवहारवाद है। वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण देने वाला व्यवहारवाद है। यहां प्रकृति वाली बात है। व्यवहारवाद वातावरण को मानता है कि आनुवंशिकता को। अब सवाल उठता है वो प्रकृति गुणा पोषण बराबर विकास, तो प्रकृति का मतलब आनुवंशिकता की वातावरण। बोलो आनुवंशिकता।
इसका मतलब इस सवाल को, इस ऑप्शन को अपन यूं भी पढ़ सकते हैं, व्यवहारवाद के सिद्धांत के अनुसार प्राय मानवीय विकास में आनुवंशिकता की भूमिका पर आधारित है। क्या व्यवहारवाद आनुवंशिकता की भूमिका पर आधारित है? नहीं, इसलिए ये गलत है। अगर यहां प्रकृति के स्थान पर पोषण होता, क्या होता? पोषण होता, नेचर के स्थान पर नर्चर होता तो मजा आता, तो ये ऑप्शन राइट होता। तीसरा ऑप्शन देखो, चौथा देखें पहले। भारत सरकार की विभेदात्मक क्षतिपूर्वकता संबंधी नीति मानवीय विकास में प्रकृति, फिर मतलब सरकार किसी की मदद करती है तो उसमें कौन से जेनेटिक्स हैं ये देख के मदद की जाती है, या वो किस माहौल में परेशान है ये देख के? माहौल वाली बात, तो यहां भी माहौल वाली बात नहीं है, ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन देखो, विकास विभिन्न क्षेत्रों में एक तो आनुवंशिकता और दूसरा परिवेश, दोनों में सापेक्षित प्रभाव परिवर्तनशील है, ये बात सही है। आप में से कोई मेरे को बताएगा सापेक्षित शब्द का क्या मतलब है? यानी रिलेवेंट है। सापेक्षित का मतलब वही गुणा है, निरपेक्ष नहीं है, सापेक्ष है। यानी तीसरा ऑप्शन कहता है विकास में यह भी इतना ही महत्वपूर्ण है और यह भी इतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों में क्या होता है? रिलेटिव इफेक्ट, इंपैक्ट आता है। तो बहुत प्यारा सा प्रश्न था, बात समझ में आई आपको? यहां से आपको व्यवहारवाद भी क्लियर हो रहा है, प्रकृति भी क्लियर हो रहा है, बोलिए हो रहा है। आनुवंशिकता की भूमिका क्या होती है वो भी क्लियर हो रहा है। आनुवंशिकता की भूमिका हमेशा हम याद रखेंगे बाउंड्री तक ही होती है, इसलिए वो स्टैटिक है। लेकिन वातावरण कभी भी स्टैटिक नहीं होता, स्थिर नहीं होता, वो तो परिवर्तनशील होता है। ओके, नेक्स्ट एक और है, फिर बहुत शानदार आया ना? इसको पढ़ना, इसका जवाब देना। प्रकृति पालन पोषण विवाद, इंग्लिश में बोलते हैं नेचर नर्चर डिबेट। नेचर नर्चर डिबेट के संदर्भ में इनमें से कौन सा आपको उपयुक्त प्रतीत होता है? यानी 4 में से 3 खराब है, एक अच्छी बात है। तो ये आखिरी सवाल है अपना 17 का, बताना है आपको बच्चों। आशा बालन जवाब दो। पंकज, विकास जाखड़, उगना मीना वेलकम, पिंकी, रीटा आप रोज आया करो तब पता लग जाएगा आपको, ठीक है? ओके, सोचा, देखा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ? अभी मैंने देखा ही नहीं, मैं देखता हूं। सही बताना है। पहला ऑप्शन देखो, एक बच्चा खाली स्लेट के समान होता है। खाली स्लेट किसने दिया था? टेबुला रासा, जॉन लॉक। किसने दिया था? जीन पियाजे तो इसके खिलाफ है। और जॉन लॉक का टेबुला रासा क्या बोलता है? कि बच्चा जब दुनिया में आता है तो क्या लेके आता है? कुछ नहीं। बच्चे के पास क्या होता है? कुछ नहीं, वो तो मोम की तख्ती है, वो तो कोरा कागज है, हम जो चाहे वो उस पर लिख दें। इसका मतलब बच्चा खाली स्लेट है, ये बात व्यवहारवादी मानते हैं, क्योंकि वो केवल वातावरण को महत्वपूर्ण मानते हैं। तो यहां बच्चा एक खाली स्लेट के समान होता है जिसका चरित्र परिवेश के द्वारा किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। अगर इसमें जोड़ देते व्यवहारवाद के अनुसार तो ये 100% राइट होता, लेकिन व्यवहारवाद के अनुसार तो बोला नहीं, इसलिए आधुनिक निर्मितवादी इस बात का खंडन करते हैं। ये पुरानी बात होगी सब व्यवहारवादियों की, 17वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी की बातें होंगी। स्किनर ने भी माना होगा, लेकिन हम नहीं मानते, क्योंकि पियाजे आ गए, क्योंकि वाइगोत्स्की आ गए, क्योंकि ब्रूनर आ गए, क्योंकि एसोबेल आ गए। दूसरा ऑप्शन, एक बच्चे के व्यवहार का निर्धारण करने में परिवेशीय प्रभावों, यह वातावरण है कि आनुवंशिकता? बोलो, वातावरण। प्रकृति है कि पोषण? पोषण। तो एक बच्चे के व्यवहार का निर्धारण करने में परिवेशीय प्रभावों का बहुत कम महत्व होता है। यह प्राथमिक रूप से आनुवंशिकता से निर्धारित होता है। यह बात सही की गलत? बोलो, सही की गलत? गलत। क्यों? क्योंकि इसमें मैंने आपको बोला था किसी एक को महत्व दे दिया तो वो बात क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। इसमें आनुवंशिकता को ज्यादा महत्व दे दिया और परिवेश को कम दे दिया, इसलिए गलत हो गया। चौथा देखो, बच्चे आनुवंशिक रूप से उस तरफ प्रवृत्त होते हैं जिस तरफ होना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस प्रकार के परिवेश में पल रहे हैं। बोलिए सही की गलत? क्यों गलत? क्योंकि इसमें भी आनुवंशिकता को ज्यादा महत्व दे दिया और परिवेश को कम। आपको याद है हमने आपको बताया था, आनुवंशिकता को ज्यादा महत्व देंगे, परिवेश को कम देंगे तो गलत होगा कि सही? गलत। परिवेश को ज्यादा महत्व देंगे, आनुवंशिकता को कम देंगे तो भी गलत।
और दोनों को बराबर देंगे तो भी गलत। यस, दोनों में गुणा करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे तो होगा सही। और तीसरा ऑप्शन ये बोलता है वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुंथे हुए हैं। गुथना जानते हो, सब में खेल यही है, इसलिए तीसरा सी राइट आंसर है। तो आपने बच्चों सबने सी दिया, हमारा दिल गार्डन गार्डन नहीं हुआ, खुश हो गया। एक और है, इस बार आप बताओ, आ जाओ, आपको मैं लाना चाहता हूं आज, मजा आ रहा है, आओ। वृद्धि एवं विकास में क्या संबंध है? ध्यान से जवाब देना। एक दूसरे के विरोधी हैं, समान हैं, पूरक हैं, या सभी? ध्यान से देना। नाम बोलो। रीना, ओके रीना, लो ये लो। इनकी तरफ देख के बताओ आप। माइक पास लो। वृद्धि एवं विकास में क्या संबंध है? तो वृद्धि और विकास एक दूसरे के विरोधी होते हैं, ये गलत है। तो वृद्धि और विकास एक दूसरे के समान होते हैं, तो यही आंसर होगा इसमें। वृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक हैं, उपयुक्त सभी नहीं, सॉरी, इसमें वृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक होंगे, तो इसमें आंसर होगा सी। बी क्यों नहीं होगा? एक दूसरे के समान नहीं है, क्योंकि वृद्धि है वो आंतरिक और बाह्य दोनों होती है, नहीं दर्श्य और अदर्श्य, सॉरी, दर्श्य और अदर्श्य दोनों होती है। और विकास है वो अदर्श्य होता है, और अभिवृद्धि है वो संकुचित होती है, विकास व्यापक होता है। सही है। अभिवृद्धि है वो जन्म पूर्व से लेकर परिपक्वता तक चलती है, बल्कि विकास है वो जीवन पर्यंत चलता है। ये सही। ओके, पहला ही दिन है आपका, कोई बात नहीं, थैंक यू। क्या नाम था? रीना। ओके रीना, ध्यान से देखो बोर्ड पे। रीना ने बहुत सी बातें अच्छी बताई, पर बहुत सी बातें खराब भी बताई ना? कुछ अच्छी बातें बताई, कुछ खराब बताई। चलिए पहली बात सुने, वृद्धि एवं विकास में क्या संबंध है? एक दूसरे के विरोधी हैं, ये बात तो सही है ही नहीं, तो ये तो रीना ने भी गलत बताया, हम भी गलत बता रहे हैं। वृद्धि और विकास एक दूसरे के समान है, ये रीना ने पहले सही बताया था, लेकिन क्या वृद्धि और विकास एक दूसरे के समान है? इसका मतलब क्या है समझो। यानी ये कहता है कि वृद्धि और विकास एक ही है। क्या वृद्धि और विकास एक ही है? नहीं, वृद्धि तो विकास का एक भाग है, वृद्धि तो विकास का एक पार्ट है, इसलिए दोनों एक नहीं है। वृद्धि तो है संकुचित और विकास है व्यापक, इसलिए यह बात भी गलत हुई रीना। फिर आपने सही देख लिया था, एक दूसरे के पूरक हैं, यह बात सही हुई। आपको याद है हमने बोला था अगर ऐसा आ जाए एक दूसरे के पूरक हैं तो राइट करेंगे, सिक्के के दो पहलू हैं तो राइट करेंगे, दोनों में अंतर क्रियात्मक संबंध है तो राइट करेंगे, दोनों में जोड़ वाला संबंध है तो गलत करेंगे, और गुणा वाला है तो। थैंक यू सुनीता, आप आई नहीं, अगर सवाल बचा तो आपको बुलाता हूं। नो। ओके प्यारे बच्चों, तो आज की टेस्ट सीरीज तो यहीं पूरी होती है, लेकिन चूंकि मुझे क्लास लेनी थी, समय भी ज्यादा है, लेकिन अपन 25 मिनट बचे हैं वो पढ़ेंगे प्लीज। ओके, बोर्ड पे आओ, लाइव चलने दो सुमित जी। चलिए, अब तक देखो बच्चों, सुन रहे हो ना ध्यान से? ओके, ध्यान से, कोई नहीं निकाल लो, पेन निकाल लो। अब तक हमने विकास, अभिवृद्धि, उनमें अंतर, कुछ सामान्य बातें पढ़ी हैं। ये हमारा स्टार्टिंग था, अभी चलना है, चलने दो सुमित जी, अभी चलेगा 4 बजे तक। अब हम बहुत ही महत्वपूर्ण फेज स्टार्ट होता है कि आखिर विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। सुन रहे हो ना मेरी बात? डिफरेंट स्टेजेस क्या हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और वो बहुत ही खास है। मैं आपको फिर बता दूं, एक भी लफ्ज छूटे ना। कई बार क्या होता है, डिस्ट्रक्शन, आपके बगल में बैठा है कोई, वो भी आपको करवा देता है, उसका मोबाइल बजा, आपने उधर देखा, तो फिर आपकी वो बात गई जो यहां से हमारे लबों से निकली और वो आपके दिल तक नहीं पहुंची। तो ऐसा गुनाह नहीं करना, ध्यान देना। चलिए, विकास की अलग अलग अवस्थाएं। तो बच्चों सुन रहे हो ना, बहुत से लोगों ने विकास की बहुत अवस्थाएं बताई, और जिनके बारे में परीक्षा में प्रश्न है वो सारी मैं आपको बताऊंगा, कब कहां बतानी है वो बताऊंगा। सबसे महत्वपूर्ण एक नाम आता है, एक मैडम है विकास की प्रक्रिया में,
और वो कौन है? हरलोक। कौन है? हरलोक। इसके अलावा रोस ने भी, इसके अलावा जोन्स ने भी, इसके अलावा जाने कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने विकास की अलग अलग अवस्थाएं बताई है। मेनली अभी मैं एक नंबर पे उनकी बात करूंगा जिन्होंने विकास की अवस्थाएं बताई हैं 10। कितनी? 2 डिजिट, 2 अंकों में बताई हैं, और उनकी बात परीक्षा में आई है, और वो है हरलोक। कौन है? हरलोक। तो आप हेडिंग डालिए, विकास की अवस्थाएं, स्टेजेस। और ये जो अवस्थाएं हम देखेंगे ये बताई हैं मैडम हरलोक ने। बाद में चलेंगे हम आगे। हरलोक के अनुसार, किसके अनुसार? हरलोक के अनुसार। और हरलोक ने कितनी बताई? 10। ये 10 अवस्थाएं, ये इसलिए बोल रहा हूं कि इनके नाम से परीक्षा में प्रश्न आया। तो क्या क्या बताई है? एक नंबर पे हम बाद में पढ़ेंगे अलग अलग विशेषताएं, तो तब हम शिशुअवस्था की विशेषताएं पढ़ेंगे, बाल्यावस्था पढ़ेंगे, किशोरावस्था पढ़ेंगे, उनमें पूरा संसार आ जाएगा। लेकिन यहां जो विभाजन है उसमें चूंकि नाम परीक्षा में पूछे गए हैं, इसलिए हम शुरू करेंगे हरलोक की 10 अवस्थाओं के बारे में, और वो जन्म के पहले से होंगी। तो जन्म से पहले की एक अवस्था हम सब पढ़ते हैं ना, समय पे पूछा है परीक्षा में। तो जन्म से पहले वाली को प्री नेटल पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिंदी इंग्लिश दोनों लिखना है आपको। तो हिंदी में हम लिख लेंगे जन्म पूर्व अवस्था। तो पहली अवस्था इन्होंने बताई जन्म पूर्व अवस्था। इंग्लिश में जरूर लिखना है सबको, प्री नेटल पीरियड। पहली अवस्था बता दी जन्म पूर्व अवस्था। और ये कहां से कहां तक होगी? तो ये होगी कॉन्सेप्शन से बर्थ तक, यानी गर्भधारण जब होता है, गर्भाधान, गर्भाधान से जन्म तक। प्रसव पूर्व भी कह सकते हैं इसको, 280 दिन भी कह सकते हैं इसको, बात एक ही है। 2 नंबर पे 5 लेंगे यहां पे। दूसरी इन्होंने बताई शैशवावस्था। और आपको जान के आश्चर्य होगा, जो लोग इसको पहली बार देख रहे हैं, कि इन्होंने शैशवावस्था का टाइम कितना बताया। शैशवावस्था जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इन्फेंसी, इसका समय जानते हैं कितना बताया? जन्म से, बोलो गेस करो, जन्म से 14 दिन, जन्म से 2 सप्ताह। यस, ये खास बात है जो परीक्षा में आती है। जन्म से जो 2 सप्ताह या 0 से 14 दिन, ये कमाल की बात है अलग सी जो परीक्षा में आई है। हरलोक शैशवावस्था का समय 0 से 2 वर्ष नहीं बताती, बल्कि 0 से 14 दिन बताती है। क्योंकि तीसरी अवस्था उन्होंने जो बता दी वो आपको याद है, अपने आप टेट में आई थी। इंग्लिश में बोला बेबीहुड। क्या नाम था? बेबीहुड। और हिंदी में बोलेंगे बचपनावस्था। बचपन शब्द आपने जरूर पढ़ा होगा परीक्षा में जब आया था, ये इन्हीं की देन है, बचपनावस्था। इंग्लिश में जरूर लिखना है बेबीहुड, बेबीहुड। और ये है 2 सप्ताह से 2 वर्ष। जनरली हम शैशवावस्था को 0 से 2 पढ़ते हैं, 0 से 6 भी पढ़ते हैं, बताऊंगा मैं आपको। तो बचपन अवस्था तीसरी अवस्था है जिसका समय है 2 सप्ताह से 2 वर्ष। चौथी अवस्था, और चौथी अवस्था इन्होंने बता दी बाल्यावस्था। चौथी अवस्था इन्होंने बता दी बाल्यावस्था, चाइल्डहुड। और बच्चों, बाल्यावस्था का समय इन्होंने बताया लड़के और लड़कियों में अलग अलग, ठीक है, 2 से 10/12 वर्ष। हालांकि इसके 2 भाग किए इन्होंने, अर्ली और लेटर, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, उसकी चर्चा बाद में करेंगे। यहां बाल्यावस्था मोटे तौर पे 2 से 12 कर सकते हैं आप, 2 से 10, 2 से 12। ये 10 और 12 ओब्लिक करना इसलिए जरूरी है कि अगली बात परीक्षा में आ चुकी है जो मैं आपको बताने वाला हूं, और वो है इनकी 5वीं अवस्था। 5वीं अवस्था जन्म पूर्व प्रीनेटल पीरियड, जन्म तक इन्फेंसी बताया
14 दिन तक, 2 सप्ताह तक, ये हर लोग की बात है। बेबीहुड एक नया शब्द आपके सामने आया है, बचपनावस्था नया शब्द आया है, जिसको 2 सप्ताह से 2 वर्ष बताया इन्होंने। बाल्यावस्था चाइल्डहुड 2 से 12 वर्ष या 2 से 10 वर्ष, लड़कियों में 10 वर्ष, लड़कों में 12 वर्ष। क्यों? क्योंकि 5वीं अवस्था कौन सी आ गई? प्यूबरिटी, ये इन्होंने बताई है। वय संधि, 5वीं अवस्था बताई है, वय संधि, प्यूबरिटी। और खास बात हम आपको बता दें, इन्होंने इसी का दूसरा नाम बताया है प्री एडोलसेंस। इसका दूसरा नाम बताया इन्होंने, प्री को हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्व। क्या प्राक भी बोलते हैं? यस, प्राक किशोरावस्था, 5वीं अवस्था इन्होंने बताई, प्राक किशोरावस्था, इंग्लिश में प्री एडोलसेंस। और प्री एडोलसेंस को ही इन्होंने प्यूबरिटी या वय संधि की अवस्था बताई। और इसमें इन्होंने बताया है कि ये गर्ल्स में होगी 10 से 12, ये परीक्षा में आया है, ये परीक्षा में आया है। और बॉयज में होगी 11 से 13। इनका अलग हटके विभाजन है, जो कई कई बार परीक्षा में आता है और कोई कोई बच्चा इसको कर पाता है, क्योंकि ऑथेंटिक राजस्थान में किसी भी सोर्स में नहीं है हमारे अलावा, ये फिर कहता हूं। तो गर्ल्स में 10 से 12, बॉयज में 11 से 13। अब 5वीं, देखो प्यूबरिटी का समय बोलिए लड़कियों में और लड़कों में, मैं आपको बता चुका हूं। कौन बताएगा क्या होती है प्यूबरिटी? वय संधि, मैंने आपको बताया था, वय संधि के एक तरफ किशोरावस्था और एक तरफ बाल्यावस्था, और किशोरावस्था के एक तरफ बाल्यावस्था तो दूसरी तरफ युवावस्था। युवावस्था और बाल्यावस्था को मिलाने वाला पुल किशोरावस्था, लेकिन बाल्यावस्था और किशोरावस्था को मिलाने वाला पुल वय संधि, प्यूबरिटी। और प्यूबरिटी नाम इसका क्यों है? क्योंकि इसमें लड़के और लड़कियों में 2 विशेषताएं आती हैं, 2। एक तो हमने आपको बताया था मूल यौन गुण, और दूसरे गौण यौन गुण। प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स और सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होती हैं। ये बात आती है परीक्षा में, इसलिए मेरे को बताना पड़ रहा है, बता रहा हूं। मूल यौन गुण यौनांगों की मेच्योरिटी है, और गौण यौन गुण बच्चों की आवाज यस फटामास हो जाना, लड़कियों की आवाज सुरीली हो जाना, बाकी जो दूसरे लक्षण हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, अब 6 नंबर पे इन्होंने जो दिया है वो भी आपको अलग से कहीं नहीं मिलेगा। 6 नंबर के लिए इन्होंने बोला है अर्ली एडोलसेंस, आरंभिक किशोरावस्था। छठी अवस्था देखिए, आरंभिक किशोरावस्था। छठी अवस्था कौन सी है? आरंभिक किशोरावस्था, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे अर्ली एडोलसेंस। अर्ली एडोलसेंस। और इसका समय पता है आपको क्या है? इसका समय है 12/13। 12 क्यों? लड़कियां 12 तक आ गई, 13 का मतलब लड़के 13 तक आ गए। से बोलिए कहां तक हो सकता है? जस्ट गेस। 17। और 7 नंबर पे आ जाएगी, देखो आरंभिक बता दिया इन्होंने और मिडिल नहीं बताया, उत्तर बता दिया। तो 7 नंबर पे उत्तर किशोरावस्था। उत्तर किशोरावस्था, इसको बोलेंगे लेटर एडोलसेंस। ये पूरे नाम आएंगे, मैं आपको बताऊंगा आगे। अभी ये 10 है इसलिए थोड़ा मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। लेटर एडोलसेंस। और ये है 17 से 20। इन्होंने 17 से 20 वर्ष बताया। आपको पता है डब्ल्यूएचओ ने किशोरावस्था 19 वर्ष तक बताई है। तो जिसने अलग बताई है वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। उत्तर किशोरावस्था 17 से 20 वर्ष, ये 17 वर्ष तक हो गई, ये प्री एडोलसेंस आ गया। और उसके बाद 8, 9, 10। 8, 9 में भी सेम वही वाली बात है। 8 नंबर पे बोला इन्होंने अर्ली अडल्टहुड। क्या बोला है? ये तो इंग्लिश हिंदी जानती नहीं थी, इन्होंने तो इंग्लिश में बोला है। तो अर्ली अडल्टहुड को हम हिंदी में क्या बोलेंगे? आरंभिक वयस्क अवस्था। आरंभिक वयस्क अवस्था, इसको बोलेंगे अर्ली अडल्टहुड। ध्यान देना, अर्ली अडल्टहुड। और इसका समय है, चिंता की बात नहीं है, 20 से 40 वर्ष। 20 से 40 वर्ष। हर लोग ने पूरे जीवन को 10 भागों में बांटा है। ये सारा महत्वपूर्ण है, लिखना है आपको। उत्तर किशोरावस्था 17 से 20 वर्ष, लेटर एडोलसेंस बोलते हैं इंग्लिश में। 8 नंबर पे आरंभिक वयस्क अवस्था, अर्ली अडल्टहुड बोलते हैं, 20 से 40 वर्ष। सबने लिख लिया?
सबने लिखा? आगे चलूं? कितनी हो गई? 8। 8 नंबर पे क्या थी इंग्लिश में? अर्ली अडल्टहुड। और 9 नंबर पे आ जाएगी लेटर अडल्टहुड। शाबाश। तो उत्तर वयस्कावस्था, प्रौढ़ावस्था भी कह सकते हैं इसको, उत्तर वयस्कावस्था, ये 9वीं है। लेटर अडल्टहुड, लेटर अडल्टहुड ये इन्होंने बताई 40 से 60 वर्ष। और फाइनली सीनेसेंस, नाम सुना? सीनेसेंस, अडोलसेंस की तरह सीनेसेंस, ये इन्होंने बोला वृद्धावस्था। क्या बोला? वृद्धावस्था। ये इन्होंने बताया 60+ 60 वर्ष के बाद। तो बच्चों पहली बात ध्यान रखनी है हमको कि कुछ नए शब्द आए, जैसे कि वयसंधि, जैसे कि बेबीहुड, बचपन अवस्था, जैसे कि प्रीनेटल पीरियड, जैसे कि शेषवावस्था को 14 दिन तक। ये कमाल का काम करने वाली थी हरलोक, इसलिए एक प्रश्न हरलोक पे आता है। तो बाकी बच्चे मुंह ताकते रह जाते हैं, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। संतोष जानी, गुड आफ्टरनून। हरिराज गुजर भी आए हैं। पारुल, अभी करते हैं बात। सबने लिखा? महत्वपूर्ण बात क्या याद रखनी है? हरलोक का नाम। किसका नाम? एक बात और बताऊंगा, उसके बाद जाने दूंगा। हरलोक पुरुष है कि महिला? वो थैंक यू नहीं, पुरुष है कि महिला? महिला है। और हरलोक ने कितनी अवस्थाएं बताई? कितनी? 10। बोलिए पहली अवस्था हिंदी में? जन्म पूर्व अवस्था, इंग्लिश में प्रीनेटल पीरियड। बोलो प्रीनेटल पीरियड। समय कितना? गर्भ धारण से जन्म तक, यानी अप टू बर्थ है ये। दूसरी अवस्था इंग्लिश में समय कितना? जन्म से 2 सप्ताह, या फिर दिन बोले तो जन्म से 14 दिन, शेषवावस्था। तीसरी अवस्था, यस, कौन सी? बचपन अवस्था, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बेबीहुड। और इसका समय 2 सप्ताह से 2 वर्ष, 2 सप्ताह से 2 वर्ष। चौथी अवस्था बाल्यावस्था, इंग्लिश में चाइल्डहुड। समय कितना? 2 से 10 या फिर 2 से 12। ये 10 और 12 का फर्क क्यों है? क्योंकि 10 तक गर्ल्स हैं और 12 तक बॉयज हैं। उसके बाद 5वीं अवस्था का पहला नाम वयसंधि, दूसरा नाम प्राक किशोरावस्था। वयसंधि को इंग्लिश में प्यूबर्टी, प्राक किशोरावस्था को प्री-एडोलसेंस। समय कितना? गर्ल्स में 10 से 12 और बॉयज में 11 से 13। छठी अवस्था आरंभिक किशोरावस्था, इंग्लिश में अर्ली एडोलसेंस। समय कितना? 12 या 13 से 17 वर्ष। 12 किसका? लड़कियों का, और 13 किसका? लड़कों का। याद रखना, आरंभिक किशोरावस्था 19 तक नहीं है, 20 तक नहीं है, 18 तक नहीं है, बल्कि कहां तक है? 17 तक है। और फिर 7 नंबर पे उत्तर किशोरावस्था, इंग्लिश में लेटर एडोलसेंस। समय कितना? 17 से 20। 8 नंबर पे आरंभिक वयस्कावस्था, समय कितना? 20 से 40, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अर्ली अडल्टहुड। और 9 नंबर पे उत्तर वयस्कावस्था, इंग्लिश में लेटर अडल्टहुड। समय कितना? 40 से 60। और 10 नंबर पे वृद्धावस्था, इंग्लिश में सीनेसेंस। समय कितना? 60 वर्ष के बाद। लेकिन जो बात ज्यादा महत्वपूर्ण है, समझने की है, वो आप और लिखिए। और वो क्या है? वापस हेडिंग डालिए, अवस्थाएं। तो यहां पे अवस्था का नाम होगा और यहां पे आयु होगी। मोटे तौर पे अब हम पढ़ने वाले हैं बाल मनोविज्ञान की कुछ बेहतरीन बातें, और उनको हम स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। तो बच्चों याद रखना, मेनली 3 स्टेज होंगी। कितनी? 3। 1 नंबर डालो और लिखो शैशवावस्था। यहां एक ऐसी बात बताने वाला हूं मैं आपको, जिससे आपका एज रिलेटेड शायद ही कोई प्रश्न परीक्षा में गलत हो। इंग्लिश में लिखना है इन्फेंसी। इन्फेंसी इंग्लिश वाला सबको लिखना है। और इसका समय आप लिखेंगे जन्म से 6 वर्ष। दो नंबर बाल्यावस्था, इंग्लिश में बोलते हैं चाइल्डहुड। चाइल्डहुड, और इसका समय लिखेंगे 7 से 12 वर्ष।
ये बहुत बार 6 से 12 भी मिलेगा, 6 से 11 भी मिलेगा, चिंता की बात नहीं है, मैं भी बताता हूं आपको। और तीसरी हम पढ़ेंगे किशोरावस्था। किशोरावस्था को इंग्लिश में बोलेंगे अडोलसेंस। इसका समय 13 से 19 वर्ष। और उसके बाद बहुत महत्वपूर्ण बात, तो आज की आखिरी बात रहेगी, लिखा बच्चों सबने? नाइस। देखो, मोटे तौर पे हम पढ़ने वाले हैं कितनी स्टेजेस? 3 स्टेजेस। कितनी? 3। बोलिए पहली कौन सी? शैशवावस्था, इंग्लिश में इन्फेंसी। समय कितना? जन्म से 6 या 0 से 6 हो तो चलेगा। दूसरी बाल्यावस्था, इंग्लिश में चाइल्डहुड। समय कितना? 7 से 12 वर्ष। तीसरी अवस्था इंग्लिश में एडोलेसेंस। समय कितना? 13 से 19। अब हम सब जानते हैं कि बहुत बार आपको किशोरावस्था 12 से 18 मिलती है। बोले मिलती है? कई बार 13 से 20 भी मिलती है। बोले मिलती है? वास्तव में यह वाला विभाजन हम इसलिए ऑथेंटिक मानते हैं कि हम सब जानते हैं किशोरावस्था किसने दिया? क्या भारत के किसी ऋषि मुनि ने दिया? एडोलेसेंस क्या हमारे देश की देन है? नहीं है, यह तो उनकी है जहां से साइकोलॉजी आई है। सुन रहे हो ना मेरी बात? स्टेनली हॉल ने बताया, ये तो वो तो यूएस के थे। इसका मतलब आप सुन रहे हैं ना, वो तो इंग्लिश में बात करते थे। और हम सब जानते हैं किशोरावस्था के लिए एक शब्द हम सब बहुत यूज करते हैं, और वो है टीन एज। बोलिए है कि नहीं? है कि नहीं? टीन एज। आई लाइक टीनेजर्स। आपने कई बार बोला टीनेजर्स आर मोस्ट टिपिकल, ऐसा बोलते हैं। टीन एज सबसे खतरनाक है, तूफान, झंझावात, वो सारी बातें हैं। तो टीन जो शब्द है, आप मुझे बताएंगे कि 12 में टीन आता है क्या? 11 में टीन? नो। 12 में टीन? नो। 13 में टीन? 14 में टीन? 15 में टीन? कहां तक आता है? 19 तक। इसका मतलब 13 से 19 वाला टीन है। बोलिए है कि नहीं? लेकिन चूंकि बहुत सी बातें हैं जिनमें एक हमारे देश की इंडियन पेनल कोड है जिसको बदला जा रहा है, एक हमारा संविधान है जिसमें बताया गया है कि साहब 18 वर्ष तक का बच्चा अगर कोई अपराध कर दे तो उसको वयस्क नहीं मानेंगे बल्कि बालक की श्रेणी में मानेंगे, और वो किशोर होगा। इसलिए हम किशोरावस्था को अक्सर 18 वर्ष तक पढ़ते हैं। बोले नहीं पढ़ते क्या? क्योंकि कानून ऐसा बना है। लेकिन वास्तव में विभाजन क्या होगा? 13 से 19 वर्ष। तो इसमें फर्क आ सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको कॉन्सेप्ट समझना है। बाल्यावस्था भी बहुत बार 6 से 12 मिलती है। मिलती है कि नहीं मिलती? 6 से 11 भी मिलती है, 5 से 11 भी मिलती है। मिलती है ना? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बात याद रखना बस। कौन सी? बहुत महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट करके लिखो, इंपॉर्टेंट। और यही वो बात समझ लेना, इंपॉर्टेंट। कुछ विद्वान बाल्यावस्था के 2 भाग करते हैं। कुछ विद्वान बाल्यावस्था के 2 भाग करते हैं। कुछ विद्वान बाल्यावस्था के, कौन सी अवस्था के? बाल्यावस्था के कितने भाग करते हैं? 2 भाग करते हैं। कौन से 2 भाग हैं? ए और बी। ए में लिखोगे आरंभिक बाल्यावस्था। कई बार हम पूर्व बाल्यावस्था भी हिंदी में पढ़ लेते हैं। वास्तव में देखा जाए तो पूर्व के लिए प्री शब्द ही आता है, इसलिए आप लिखोगे आरंभिक बाल्यावस्था। और इंग्लिश में जरूर लिखना है अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड। और दूसरा भाग वो करते हैं उत्तर बाल्यावस्था। बाद में बहुत से प्रश्नों में आपको आसानी रहेगी। अब जो बात बता रहा हूं ध्यान से समझना। इसको बोलते हैं लेटर चाइल्डहुड। तो अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड, ये 2 बाल्यावस्था के भाग हैं। और जो लोग ये विभाजन करते हैं वो आरंभिक बाल्यावस्था में 3 से 6 वर्ष या कभी कभी 2 से 6 भी मिल जाए तो चिंता नहीं है, और उत्तर बाल्यावस्था में 7 से 12 वर्ष या कभी कभी 6 से 12 मिल जाए तो भी कोई चिंता नहीं है, का समय बताते हैं। आपको ऐसे लिखना है जैसे मैंने लिखा है शॉर्ट में। बाल्यावस्था के 2 भाग करते हैं। पहला है आरंभिक बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड, 3 से 6 वर्ष। दूसरा उत्तर बाल्यावस्था, लेटर चाइल्डहुड, 7 से 12 वर्ष। ये लिखा सबने?
बोलिए बाल्यावस्था के कितने भाग करते हैं? 2 भाग। पहला कौन सा? आरंभिक बाल्यावस्था। दूसरा उत्तर बाल्यावस्था। आरंभिक बाल्यावस्था को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अर्ली चाइल्डहुड। बोलिए सब लोग, अर्ली चाइल्डहुड। और उत्तर बाल्यावस्था को लेटर चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड का समय कितना? 3 से 6 वर्ष। और लेटर चाइल्डहुड का 7 से 12 वर्ष। अब बोर्ड पे देखें, हम पढ़ेंगे कल सबसे पहले शेषावस्था के बारे में। किसके बारे में? तो हम शेषावस्था के बारे में पढ़ेंगे कहां तक? जन्म से 6 वर्ष तक। जन्म से 6 वर्ष तक। और जो लोग बाल्यावस्था के 2 भाग करते हैं वो अर्ली चाइल्डहुड बताते हैं 3 से 6 वर्ष। इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है वो किस में शामिल होगा? शेषावस्था। ये बात आपको समझनी है। मतलब वापस सुन लें, अगर परीक्षा में ये 4 ऑप्शंस आते हैं, ध्यान दो बेटा, 4 ऑप्शंस आते हैं किसी भी विशेषता के बारे में। 4 ऑप्शंस कौन से? सुनिए, शेषावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और युवावस्था। तो हम शेषावस्था को कहां तक मानेंगे? 6 वर्ष तक। कहां तक मानेंगे? 6 वर्ष तक। कब मानेंगे? जब ऑप्शन में शेषावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और चौथा कोई और ऑप्शन हो। तो हम शेषावस्था को कहां तक मान लेंगे? 6 वर्ष तक। लेकिन अगर परीक्षा में ऐसे ऑप्शंस आते हैं शेषावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और किशोरावस्था, तो शेषावस्था को कहां तक मानेंगे? 2 वर्ष तक। तो शेषावस्था को कहां तक मानेंगे? 2 वर्ष तक। इसका मतलब समझना, बहुत सी बातें शेषावस्था की हम पढ़ेंगे कि शेषावस्था में एनिमिज्म होता है। क्या होता है? ईगोसेंट्रिज्म होता है। क्या होता है? अतार्किक चिंतन होता है। क्या होता है? जैसे ऐसा एक प्रश्न आ गया कि साहब एनिमिज्म को हिंदी में बोलते हैं जीववाद में विश्वास या कल्पना की सजीवता, ऐसा बोलते हैं ना। तो अगर, या सजीव चिंतन, ठीक है ना। तो ऐसा प्रश्न आ गया, आप सुने ध्यान से, एक बात बता रहा हूं, बहुत काम आएगी जिंदगी में। सजीव चिंतन विशेषता है, सुन रहे हो? सजीव चिंतन विशेषता है 4 ऑप्शन: शेषावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था। तो बोले क्या करेंगे? शेषावस्था। क्या करेंगे? यही प्रश्न सजीव चिंतन विशेषता है। और इस बार ऑप्शन देखिए 4: शेषावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो आंसर पूर्व बाल्यावस्था करेंगे। इसका मतलब जहां ऑप्शन में पूर्व बाल्यावस्था दिख जाए या आरंभिक बाल्यावस्था दिख जाए, वहां हर सवाल का जवाब जो शेषावस्था से रिलेट करेगा आरंभिक बाल्यावस्था होगा। शेषावस्था किसी का भी उत्तर नहीं होगा। कैसी लगी आपको ये बात? शेषावस्था किसी का भी आंसर नहीं होगा। ये डाउटफुल लग सकती है, लेकिन घर जाके जो पुराने पेपर्स उठा के देखोगे तो मेरी ये बात आपको यो नजर आएगी, ये ट्रिक है, ये दरअसल कॉन्सेप्ट है जो अब तक हजारों बच्चों का सिलेक्शन करवा चुका है। इसी बात के साथ आज की क्लास खत्म है। कल मिलेंगे अपन जल्दी ही और पढ़ते रहेंगे। थैंक यू, बाय। आज तो आपका खूब समय लिया।